हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की मैगज़ीन एनालिसिस सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर इसका विज़न आईएएस की नवंबर 2020 मैगज़ीन का दूसरा पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि बेस्ड है इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर। इंटरनेशनल रिलेशंस पूरा एक टॉपिक कवर करता है यूपीएससी के सिलेबस का, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर निकलती हैं। और 13 से 14 टॉपिक इसके अंदर दिए हुए हैं, सभी को एक ही वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। पता चलता है कि आरसीईपी, जिसके बारे में आप पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि इसमें 16 कंट्रीज़ होती हैं, अब इसमें 16 कंट्रीज़ नहीं बची, अब इसमें 15 कंट्रीज़ बची। इंडिया इससे बाहर हो चुका है। 15 एशिया पैसिफिक नेशंस यहाँ पर बचे हैं और इन्होंने साइन किया रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप की नई मीटिंग। उसमें इंडिया ने बाहर रहने का हिस्सा लिया, इंडिया इसमें पार्ट नहीं ले रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का मतलब आप लोग समझ जाएंगे। पहले आप ये देखिए कि इसमें कौन सी कंट्रीज़ हैं। ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब आप समझते हैं कि ट्रेड के ऊपर बैरियर्स कम से कम रहेंगे। एक कंट्रीज़ को आप जो प्रेफरेंसेस दोगे वही आपको दूसरी कंट्रीज़ को देने होंगे। 15 कंट्रीज़ हैं कुल मिला के। 10 आसियान कंट्रीज़ हैं जो ये ब्लू कलर में दिखाई गई हैं। ठीक है, और उसके बाद आपकी अलग कंट्रीज़ हैं, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। कभी इसमें इंडिया को भी गिना जाता था, बट अब नहीं गिना जाता। और राइट, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड ब्लॉक है, यानी कि इसके अंदर दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रेड इसी ही ब्लॉक के अंदर होता है। बात समझ रहे हैं? लगभग 2.2 बिलियन पीपल को ये कवर करता है। तो बास्ट पॉपुलेशन भी इसके अंदर है, चाइना क्योंकि इसका मेंबर है। और राइट, और 30% ग्लोबल इकनॉमी इसके अंदर कवर होती है। तो आप खुद ही समझ जाइए, लगभग एक तिहाई इकनॉमी यहीं इसी एरिया में कवर हो जाती है। तो बाकी का पूरा वर्ल्ड 2 तिहाई इकनॉमी के ऊपर डिपेंड है। और राइट, आरसीईपी को पहले प्रपोज किया गया था 19th आसियान मीटिंग के अंदर, जो 2011 में हुई थी। इसका एम ये था कि क्रिएट अ कंसोलिडेटेड मार्केट फॉर द आसियान कंट्रीज एंड अदर ट्रेड पार्टनर। तो एक नया मार्केट क्रिएट करना इसका काम था, क्योंकि चाइना वहाँ नहीं था, इंडिया वहाँ नहीं था और ऑस्ट्रेलिया वहाँ नहीं था। और ये तीनों काफ़ी बड़े, मतलब पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, और उसके बाद इनकी जो इकनॉमी है वो भी राइजिंग कर रही है लगातार। ओके, तो इंडिया इसकी नेगोशिएशंस का पार्ट था, पर नवंबर 2019 में ये इससे बाहर हो गया। इन्होंने कहा कि जो हमारे मुद्दे हैं आरसीईपी के अंदर वो नहीं सुने जा रहे हैं, मतलब उन मुद्दों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो इंडिया ने ये डिसीजन लिया कि हम इसको बाद में कभी ज्वाइन कर लेंगे, बट अभी हम इसको ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया का ट्रेड बैलेंस देखें आरसीईपी मेंबर्स के साथ, तो पता चलता है कि आसियान कंट्रीज़ के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है। ठीक है, और सभी कंट्रीज़ के साथ भी हमारा लगातार ट्रेड डेफिसिट बन रहा है। ठीक है, तो यानी हम वहाँ से ज़्यादा सामान मंगाते हैं और वहाँ भेजते कम है। 2019 में भी यही हाल है, और ज़्यादा डीपन हो गया है यहाँ पर। तो चाइना के साथ थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इशूज़ भी देखने को मिले। और भी कंट्रीज़ के साथ आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। और राइट, उसके बाद इंडिया ने इससे आरसीईपी से बाहर, मतलब आरसीईपी में हिस्सा क्यों नहीं लिया। पहली बात तो यह है कि ट्रेड इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो गया था। ट्रेड डेफिसिट देखने को मिल रहा है, जैसा कि अभी ये डाटा दिखाया सब। तो पता चलता है कि आरसीईपी कंट्रीज़ हैज़ ऑलमोस्ट डबल्ड इन द लास्ट 5 या 6 ईयर। 54 बिलियन डॉलर का जो यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट था, टू 105 बिलियन डॉलर का पहुंच गया है 2018-19 में। और चाइना का कुल मिलाकर के 53 बिलियन डॉलर है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और राइट, एक तो मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा है जियो पॉलिटिकल टेंशंस। चाइना के साथ हमारे इतने ज़्यादा बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। ठीक है, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। फिर मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस है डब्ल्यूटीओ का, आरसीईपी, हम कह रहे हैं इंडिया से, मतलब हमने आरसीईपी की मीटिंग्स में कहा कि आरसीईपी को इससे एक्सक्लूड कर देना चाहिए, क्योंकि सभी को अगर हम एमएफएन स्टेटस देते फिरेंगे तो फिर वहाँ पर हमारे जो ट्रेड है, जो एक्सपोर्ट हैं, उस पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। लोग चीज़ें खरीदेंगे नहीं, क्योंकि बाहर से चीज़ें सस्ती आ रही हैं। और राइट, तो क्योंकि ड्यूटी नहीं लगा पाते हैं आप एमएफएन की वजह से। तो दूसरा इशू ये है। फिर सिक्योरिटी कंसिड्रेशन है। सबसे ज़्यादा डर चाइना का ही है। चाइना का इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कोएशन काफ़ी ज़्यादा है। इंडियन ओशियन की तरफ से भी वो स्टिंग ऑफ पेल्स के ज़रिए यहाँ पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, क्लोजर इकोनॉमिक टाइज अंडर आरसीईपी हैव द पोटेंशियल टू मेक द कंट्रीज ऑफ द रीजन इवन मोर वल्नरेबल टू चाइनाज इकोनॉमिक। और हमारा डेफिसिट भी लगातार वाइडन होता चला जा रहा है। लैक ऑफ एडिक्वेट प्रोटेक्शन फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के लिए प्रोटेक्शन नहीं है। इंडिया ने प्रपोज किया था
कि स्ट्रिक्ट रूल ऑफ ओरिजिन। अब आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या होता है स्ट्रिक्ट रूल ऑफ ओरिजिन। तो इसकी डेफिनेशन भी है, क्राइटेरिया टू डिटरमाइन द सोर्स ऑफ कंट्री ऑफ अ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन विच दे गेट टैरिफ कंसेशन और द ड्यूटीज़। मतलब आपका जो प्रोडक्ट है उस कंट्री का ओरिजिन पता कीजिए कि वो किस कंट्री का ओरिजिन है। दिस इज़ कॉल्ड द स्ट्रिक्ट रूल ऑफ ओरिजिन। तो इंडिया ने इस बात को कहा कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को अगर हमें प्रोटेक्ट करना है तो इस रूल को आप लागू कीजिए। आरसीईपी कंट्रीज़ ने इसको लागू नहीं किया है, ठीक है। ऑलराइट, ये देखिए, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि बाहर से सामान सस्ता आता है तो फिर इंडिया का सामान बाहर भी नहीं जा पाता और अंदर भी नहीं बिक पाता, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। लैक ऑफ सर्विस कंपोनेंट, मोस्ट डेवलप्ड आरसीईपी कंट्रीज वेयर इंडिया कैन एक्सपोर्ट सर्विसेज हैव बीन अनविलिंग टू नेगोशिएट वाइड रेंजिंग डिसिप्लिन्स इन सर्विसेज दैट कैन क्रिएट न्यू मार्केट एक्सेस ट्रेड इन द सर्विस इंडस्ट्री। हमारा सर्विस सेक्टर मजबूत है। आपको पता है कि इंडिया का सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा है। इंडिया अपनी सर्विसेज का बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। बट आरसीईपी कंट्रीज़ को ऐसा लगता है कि इंडिया की सर्विस सेक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिया वहाँ पर अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है तो फिर क्या फ़ायदा है वहाँ पर रह करके, ठीक है। लोकल इंडस्ट्रीज़ का इम्पैक्ट मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। ए लार्ज नंबर ऑफ सेक्टर इंक्लूड डेयरी, एग्रीकल्चर, स्टील, प्लास्टिक, copper, aluminium, machine tools, and other had expressed serious apprehensions on RCP, citing dominance of चीप फॉरेन गुड्स। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, बाहर से सामान सस्ता आएगा तो इंडिया का सामान कहाँ जाएगा और बिकेगा कहाँ, ठीक है। वुड डिपेंड इट्स बिजनेस। तो चीप फॉरेन गुड्स का यहाँ पर जो पूरा इशू है वही है, ठीक है। द इम्पैक्ट ऑफ अर्लियर FTAs ऑन इंडियाज ट्रेड बैलेंसेज हैव बीन एम्बिगुअस। पहले भी हमने कई ट्रेड मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और भी कंट्रीज़ के साथ साइन किए हैं और वो भी अगर हमारे फेवर में नहीं थे तो हमने उनको भी छोड़ दिया। सेवरल ट्रेंड इन द एग्जिस्टिंग FTAs दैट डज नॉट फेवर साइनिंग अनदर FTA। तो हमें इसी चीज़ का डर है कि अगर हम इस FTA को साइन करते हैं तो हमारा हाल फिर से वही पहला वाला ना हो जाए। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, ये पढ़िए। ए नीति आयोग रिपोर्ट हैड स्टेटेड दैट इंडियाज एक्सपोर्ट टू इट्स FTAs पार्टनर्स हैव नॉट आउट परफॉर्म्ड एक्सपोर्ट्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड हैव जनरली लेड टू द ग्रेटर इम्पोर्ट देन एक्सपोर्ट। तो ज़्यादा इम्पोर्ट देखने को मिल रहे हैं, एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं। यानी कि एक्सपोर्ट तो हो ही नहीं रहा है, इम्पोर्ट बढ़ता चला जा रहा है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। यानी कि ट्रेड डेफिसिट का जो गैप है वो वाइड होता चला जा रहा है अगर हम FTA साइन करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, उन्होंने साफ साफ इस बात को कहा कि हाई ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलता है FTA पार्टनर्स लाइक साउथ कोरिया, जापान और आसियान कंट्रीज़ के साथ। इसीलिए हम और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स साइन नहीं कर सकते। अदर रीजंस भी हैं, जैसे लैक ऑफ क्रेडिबल एश्योरेंस ऑन मार्केट एक्सेस ऑन नॉन टैरिफ बैरियर्स। नॉन टैरिफ बैरियर्स और दूसरी कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा लगाती हैं। नॉन टैरिफ बैरियर्स में आप डायरेक्ट पैसा नहीं बढ़ाते बल्कि आप क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा मुद्दा उठाते हो कि आपका ये सैनिटाइज नहीं था, आपके इसमें इतना ये होना चाहिए था, इतना ये नहीं है, ठीक है। उस तरह के मीजर्स। फिर देखिए, डिफरेंसेस ओवर टैरिफ स्ट्रक्चर विद चाइना ऑन द गुड्स। हम चाइना पे ज़्यादा टैरिफ लगाना चाहते हैं बट अगर हम आरसीईपी के अंदर रहेंगे तो मोस्ट फेवर्ड नेशंस के थ्रू उसको यहाँ पर हमें पूरा प्रेफरेंस देना पड़ेगा, जबकि हम ये सब नहीं चाहते। इंडिया ऑलरेडी हैज़ बायलैटरल FTAs विद आसियान, कोरिया, जापान नेगोशिएशन। हमारे पास और पहले से FTAs अलग अलग कंट्रीज़ के साथ पहले से ही हैं, तो आरसीईपी के अंदर हमें कुछ नया मिल नहीं रहा। ई-कॉमर्स चैप्टर हैज़ ऑल्सो क्लोजेज दैट अफेक्ट डाटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स ऑफ इंडिया। राइट, तो ये और छोटी छोटी सी चीज़ें यहाँ पर हैं। पॉसिबल इम्प्लीकेशंस ऑफ नॉट ज्वाइनिंग आरसीईपी। क्या मतलब अगर हम आरसीईपी को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो उसके क्या चीज़ें दूसरी कंट्रीज़ को दिख रही हैं या कैसा लगेगा और कंट्रीज़ को, हमारे जो है क्या नुकसान होगा। सबसे पहला, प्रोटेक्शनिस्ट इमेज देखने को मिलेगी। सभी कंट्रीज़ को ऐसा लगेगा कि इंडिया अपना मार्केट बचा रहा है, इंडिया बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शनिस्ट जो है वो व्यू अपना रहा है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें यहाँ देखने को मिलेगी क्योंकि उसने आत्मनिर्भर भारत भी अभियान शुरू किया है। तो सेल्फ रिलायंस के अंदर वो अपनी कंट्रीज़ को बहुत मतलब अपने जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको बूस्ट करना चाह रहा है, अपने जो सिटीजन्स हैं सिर्फ उन्हीं पर ही ध्यान दे रहा है, वर्ल्ड की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। इसको कहते हैं प्रोटेक्शनिस्ट इमेज। Impact on India's export sector. RCP was envisaged to strengthen ASEAN supply chain, bringing in investments and boost the member countries को। ओके, हमारे एक्सपोर्ट पर भी देखिए असर तो पड़ेगा। आरसीपी कंट्रीज़ के साथ हमारे रिश्ते इतने अच्छे नहीं रहेंगे और ठीक है, ओबियस सी बात है, आरसीपी कंट्रीज़ के साथ हमारे रिश्ते इतने अच्छे नहीं रहेंगे तो वहाँ पर जो हम यहाँ पर एक्सपोर्ट करते थे तो हमारी एक्सपोर्ट और ग्रोथ दोनों अफेक्ट हो सकती हैं इंडिया की। ऑलराइट,
लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ इन सिक्योरिंग ए पोजीशन इन द पोस्ट कोविड वर्ल्ड। अभी क्या पता पोस्ट कोविड वर्ल्ड के बाद क्या हालत रहे, क्या पता इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए आरसीईपी कंट्रीज़ को सामान भेजने की, ठीक है, तो यहाँ पर वो भी दिक्कत हो सकती है, फिर कंट्रीज़ इतना ज़्यादा साथ नहीं देंगी। ठीक ऐसा ही होता है जैसे एक दोस्ती के अंदर होता है। इफेक्ट ऑन बायलैटरल टाइज विद आरसीईपी कंट्रीज, सिंपल मुद्दा हो गया, ठीक है, 10 कंट्रीज़ ना सही, आसियान कंट्रीज़ प्लस 5 जो कंट्रीज़ हैं वो तो एक साथ इकट्ठी नाराज़ हो ही गई, लेकिन अलग अलग कंट्रीज़ भी यहाँ पर नाराज़ देखने को मिल सकती हैं, बायलैटरल टाइज पर भी असर पड़ सकता है। ऑलराइट, लॉस ऑफ कंज्यूमर्स, सेम बात, सम प्रोडक्ट्स माइट बिकम मोर expensive for Indian consumer, especially when global trade investment and supply chain face unprecedented challenges due to the COVID-19 challenges। तो कंज्यूमर्स का जो मार्केट है वो ख़त्म हो रहा है आरसीईपी की तरफ से। अगली बात करें तो क्या कर सकते हैं, तो आरसीईपी मेंबर्स ने अभी कहा था कि इंडिया को एक चांस और दे रहे हैं, अगर वो चाहे तो आरसीईपी को ज्वाइन कर सकता है, बट इंडिया ने मना कर दिया। तो डिस्कशन किए जा सकते हैं और द कॉस्ट ऑफ साइनिंग एज आरसीईपी, तो यही चीज़ आपको इसके अंदर लिखना है कि इसके ऊपर फर्दर डिस्कशन किए जा सकते हैं। डब्ल्यूटीओ जो कि ट्रेड को देखता है उससे भी यहाँ पर सुझाव लिए जा सकते हैं। मेकिंग इंडियाज़ एक्सपोर्ट सेक्टर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, तो इंडिया के एक्सपोर्ट सेक्टर को बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए कई स्कीम्स पहले से ही शुरू हुई भी हैं। जब एक्सपोर्ट सेक्टर बढ़ेगा तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी यहाँ पर बढ़ेगा, एफडीआई इन्फ्लो आएगा, अपने आप आरसीईपी कंट्री शांत हो जाएंगे। ऑलराइट, और ओके, तो हमने आरसीईपी के साथ तो घपला कर लिया, बट हमको अपने बायलैटरल एफटीएज जो हैं वो कायम रखने हैं, ठीक है, सभी कंट्रीज़ को अलग अलग नाराज़ नहीं कर देना है, पूरी कंट्रीज़ एक साथ, पूरा ग्रुप एक साथ नाराज़ है वो बात अलग है, ठीक है, यूएसए है, यूरोपियन यूनियन है, हम इनकी तरफ फोकस कर सकते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ अपना जो ट्रेड एक्सपोर्ट है उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे यूएसए है उसके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस चलता है, ठीक है, ट्रेड सरप्लस चलता है, यानी कि यूएसए जो है वो इंडिया से ज़्यादा सामान मंगाता है और भेजता कम है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप इंडिया के लिए हैं, हालांकि इससे दिक्कतें अलग होती हैं। ऑलराइट, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दूसरा देखें तो 17th आसियान इंडिया समिट हुई, देखिए अभी तो आरसीईपी पढ़ा, ठीक है, उसमें भी तो आसियान ग्रुप है, ठीक है, वो बात अलग रही, लेकिन आरसीईपी कंट्रीज़ के अलग भी आसियान कंट्रीज़ के साथ हमारे रिश्ते यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कि कैसे हैं। तो 17th आसियान समिट हुई, वर्चुअली हेल्ड हुई। ऑब्वियसली इंडिया ने कोविड-19 आसियान रेस्पॉन्स फंड बनाया हुआ है, जो आसियान कंट्रीज़ का एक कॉमन फंड है, उसमें $1 मिलियन का कंट्रीब्यूशन करा है, बहुत अच्छा स्टेप है, ठीक है। बोथ इंडिया एंड आसियान वेलकम द एडोप्शन ऑफ आसियान इंडिया प्लान फॉर एक्शन प्लान फॉर 2021 से 2025। देखिए हम हर बार ये 5 साल के लिए प्लान बनाते हैं आसियान कंट्रीज़ के साथ मिल करके। हमारा प्लान पहले था 2010 से 2015 का, वो एक्सपायर हो गया, उसके बाद 2016-2020 का प्लान भी हमारा यहाँ पर एक्सपायर हो गया, तो हमने नया प्लान साइन किया है 2021 से लेकर के 2025 का। इसमें हम बेसिकली क्या रखते हैं, इसमें हम यही रखते हैं कि किस तरह की चीज़ें आगे पॉलिटिकल जो फील्ड है उसमें चलेंगी, मैरीटाइम कोऑपरेशन किस तरह का रहेगा, ठीक है, टेररिज्म को किस तरीके से यहाँ पर आपको काबू में रखना है, फिर ट्रेड किस तरीके से करना है, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री में कुछ नए इनोवेशंस हैं तो किस तरीके से साझा करने हैं, आईसीटी का यूज़ है, टूरिज़्म है, साइंस टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। उसके बाद देखें तो इंडिया ने $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट भी सपोर्ट किया है आसियान कनेक्टिविटी के लिए फॉर ग्रेटर फिजिकल एंड डिजिटल कनेक्टिविटी। आसियान कंट्रीज़ के साथ हमारे रिश्ते और अच्छे हों, वहाँ पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, तो उसके लिए $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट साइन की है। बोथ साइड्स हैव ऑल्सो स्टार्टेड डिस्कशन ऑन डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ रिव्यू ऑफ एफटीए के रिव्यू को एक बार फिर से, मतलब आसियान कंट्रीज़ के साथ हमारा अलग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और आरसीईपी कंट्रीज़ के साथ अलग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, तो आसियान कंट्रीज़ के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसको यहाँ सुधार लोगे तो अपने आप ऊपर वाले का वे फॉरवर्ड आ जाता है, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इम्पोर्टेंस अभी देखेंगे, पहले आसियान कंट्रीज़ के बारे में जाने तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको पता है 10 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, 10 कंट्रीज़, ब्रूनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। याद रखिएगा, इंटर गवर्नमेंट कोऑपरेशन और फैसिलिटेट करते हैं इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, मिलिट्री, एजुकेशन एंड सोशियो कल्चरल इंटीग्रेशन एमंग इट्स मेंबर। तो कुछ नहीं छोड़ा है आसियान कंट्रीज़ के अंदर, बहुत ही अच्छा ग्रुप ये आसियान कंट्रीज़ का यहाँ पर है। मेंबर्स आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं। इम्पोर्टेंस अगर हम देखें आसियान कंट्रीज़ का, तो आसियान सेंट्रलिटी इन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, ए कोहेसिव एंड
responsive and prosperous ASEAN is central to India's Indo-Pacific vision and India's Act East policy। इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में पता होगा। हमें आसियान कंट्रीज़ के साथ अपने रिश्ते सुधारने हैं, हम वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं। एंड कंट्रीब्यूट्स टू द सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन्स इन द रीजन। तो हमारे सारा विज़न जो है वो आसियान कंट्रीज़ के थ्रू ही है, क्योंकि वो हमारे एकदम पड़ोसी देश भी हैं, और उनसे अगर रिश्ते अच्छे नहीं होंगे तो ऊपर फिर बचा कौन। चाइना से हमारी बात बिगड़ चुकी है, नेपाल से पहले बिगड़ी पड़ी है, पाकिस्तान से भी बिगड़ी पड़ी है, बांग्लादेश से भी कुछ खास रिश्ते नहीं हैं। तो म्यांमार वगैरह इन सब से हमारे रिश्ते थोड़े से अच्छे हो जाएं तो ज़्यादा सही है। मैरीटाइम सिक्योरिटी भी बनी रहेगी। आपको पता है कि इंडियन ओशन के अंदर 90% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड देखने को इंडिया का ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड इंडियन ओशन के थ्रू होता है। वहाँ पर अगर सिक्योरिटी नहीं है तो फिर बात ख़राब हो जाएगी। जैसे मलक्का स्टेट है, वहाँ से दुनिया का बहुत ज़्यादा ट्रेड होकर के गुजरता है। तो अगर वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है तो हो सकता है कि इंडिया का ट्रेड वहाँ से ना गुजर सके। ठीक है, तो पायरेसी वगैरह और टेररिज्म को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आसियान कंट्रीज़ के साथ हमारे टाइज़। ओके, आगे देखें तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो रहती हैं। ये सारी कंट्रीज़ कहाँ इन्वेस्ट करेंगी जा करके? इंडिया के अंदर पॉपुलेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों हैं। ठीक है, तो इनको इन्वेस्टमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म, एक जगह प्राप्त हो जाती है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है इंडिया के अंदर। ओके, ल्यूक्रेटिव मार्केट फॉर इंडियन फर्म्स। सिंपल सी बात हो गई, इंडिया की फर्म्स हैं तो वो भी तो बाहर कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगी, तो वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे? आसियान कंट्रीज़ के साथ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बैरियर्स भी कम होंगे, टैरिफ बैरियर्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स दोनों तरह के बैरियर्स कम होंगे। और एक तो इंडिया की जो फर्म्स हैं उनको वहाँ से अच्छा प्रॉफिट भी मिलेगा। और आसियान कंट्रीज़ के साथ आपको ये देखिए अराउंड 67 मिलियन हाउस होल्ड्स आसियान कंट्रीज़ के अंदर रिसाइड करते हैं, तो यहाँ पर एक अच्छा मार्केट प्राप्त हो जाता है। चाइना को भी काउंटर किया जा सकता है। ठीक है, चाइना को काउंटर करने का मतलब ये है कि इंडिया और आसियान कंट्रीज़ के बीच अगर टाइज अच्छे रहे तो चाइना की जो पावर है वो इंडियन ओशियन में काउंटर की जा सकती है। टेरेस्टोरियल और बॉर्डर दोनों तरह के इशूज, साथ ही मैरीटाइम डिस्प्यूट भी यहाँ पर काउंटर किए जा सकते हैं चाइना के साथ। ओके, और राइट, आगे देखें तो इंटीग्रेशन विद रीजनल एंड ग्लोबल सप्लाई चेन्स। सप्लाई चेन्स का मतलब आप समझिए कि एक चीज़ कहीं पहुंचानी है तो कहाँ कहाँ से वो होकर के गुजर रही है और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड हो रही हैं। ठीक है, तो आसियान कंट्रीज़ इसके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं इंडिया का इंटीग्रेशन विद रीजनल एंड ग्लोबल सप्लाई चेन मूवमेंट। Strengthening relation with ASEAN members such as Vietnam has recently signed a free trade agreement with European Union can prove a financial benefit। तो इंडिया और वियतनाम ने साथ मिलकर के आपका यूरोपियन यूनियन के साथ ये साइन किया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबर यहाँ पर है। उसके बाद एड्रेसिंग रीजनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज़, ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर हो गई हैं। जैसे आसियान कंट्रीज़ हैं तो वो साउथ चाइना सी के साथ भी अपना बॉर्डर क्रिएट करती हैं, इधर वो अपना इंडियन ओशन के साथ भी बॉर्डर क्रिएट करती हैं। तो यहाँ पर काउंटर किया जा सकता है, इंडियन ओशन के अंदर अगर दिक्कत है तो वो दिक्कत सोल्व की जा सकती है, और साउथ चाइना सी के अंदर अगर कुछ भी दिक्कत है तो इंडिया वहाँ पर उनके साथ खड़ा रहेगा अगर वो हमारे साथ खड़े रहेंगे। साथ ही फ्री ट्रेड है, ह्यूमन राइट्स है, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एडेप्शन, ये सारे इशूज़ भी इसके अंदर कवर किए जा सकते हैं। आगे देखें तो सार्क से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं क्योंकि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट वहाँ देखने को मिलता है। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, उसकी कमी को यहाँ पर ये आसियान कंट्रीज़ पूरा कर सकती हैं। ठीक है, तो ये छोटी चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ओके, कंसर्न क्या है आसियान कंट्रीज़ के साथ? तो अभी मैंने आपको वो ट्रेड डेफिसिट वाला दिखाया था, तो आसियान कंट्रीज़ के साथ ट्रेड जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है। आप एक बार फिर से देखिए यहाँ पर। ठीक, आसियान कंट्रीज़ के साथ 21.85 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट यहाँ पर हमारा है, और वो लगातार बाइडन होता चला जा रहा है। तो यहाँ पर इस ट्रेड डेफिसिट को कम करने की ज़रूरत है। ओके, अब ये डाटा बार बार मत पढ़िए, कंफ्यूज हो जाएंगे। RCEP के अंदर सारी जो यहाँ पर कंट्रीज़ हैं वो लगभग 10 कंट्रीज़ तो आसियान की हैं। ठीक है, तो इंडिया RCEP से बाहर आया, तो इसके जो रिश्ते हैं इंडिया और आसियान के, इन पर डायरेक्ट असर पड़ेगा इन चीज़ों का। जैसे कि ऊपर डिस्कस किया, इंडिया की लिमिटेड कैपेसिटी, इंडियाज़ कैपेसिटी टू प्रोवाइड द डेवलपमेंट असिस्टेंस, मार्केट एक्सेस एंड सिक्योरिटी गारंटी रिमेंस लिमिटेड। तो इंडिया की कैपेसिटी लिमिटेड है। कैपेसिटी लिमिटेड का मतलब यह है कि इंडिया की अपनी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, उसको सिक्योरिटी, उसको डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करा दे, यही बहुत है। फिर दूसरी कंट्रीज़ के लिए इतना ज़्यादा काम तब देखा जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत आ रही है, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक,
ड्यू टू लैक ऑफ एडिक्वेट फिजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बिटवीन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, ट्रेडिंग रिमेन अंडर यूटिलाइज। जैसे कि अभी कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना म्यांमार के साथ, तो इस तरह का प्रोजेक्ट आगे भी बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी जा कर के कनेक्टिविटी मजबूत होगी। चाइना का इन्फ्लुएंस तो रहता ही है, ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिए एक चीज़ और अच्छी लिखी हुई है, रिसेंटली आसियान बिकम चाइनाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। तो चाइना से काफ़ी ज़्यादा सामान यहाँ आसियान कंट्रीज़ पर आ जा रहा है, ठीक है। तो ट्रेड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। और राइट, ओके, क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, इंडिया और आसियान कंट्रीज़ के बीच में जो कोऑपरेशन के रिलेशंस है उनको एनहेंस कर सकते हैं थ्रू कन्वर्जेंस बिटवीन इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और द आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक। तो ये दो और प्रोग्राम्स हैं, इनके ज़रिए इन रिश्तों को सुधारा जा सकता है, ठीक है। आगे चले तो ब्रिंगिंग आसियान इन सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, इस इनिशिएटिव के बारे में वीडियो पहले से ही बन चुकी है, आप कहीं तो नीचे लिंक हैगा है और यहाँ पर कार्ड भी लगा दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके इसको देख सकते हैं। उसके बाद इंडिया शुड प्रोएक्टिवली यूटिलाइज नॉर्थ ईस्ट स्टेट। नॉर्थ ईस्ट स्टेट को मैंने अभी बताया, जैसे कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, ठीक है, इस तरह के प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट स्टेट से अगर हमारी कनेक्टिविटी अच्छी रही तो आगे एक्ट ईस्ट पॉलिसी के थ्रू हम वहाँ पर अपने जो इंडियन और साउथ एशियन मार्केट्स के बीच का जो ब्रिज है उसको यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। हम कॉमन एरिया ऑफ इंटरेस्ट, देखिए आसियान के लिए और इंडिया के लिए दोनों के लिए जो चीज़ कॉमन है, जिन चीज़ों में दोनों को ज़रूरत है उनमें यहाँ इंडिया असिस्टेंट प्रोवाइड करा सकता है। जैसे मैरीटाइम डिजास्टर मैनेजमेंट, सुनामी आती है तो इन सारी कंट्रीज़ पर सीधा असर पहुँचता है, ठीक है, तो वहाँ पर इंडिया असिस्टेंस प्रोवाइड करा सकता है। कल्चरल कनेक्ट, आपको पता है कि कंबोडिया वियतनाम तक में इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है, इंडिया की जो कल्चर है वो वहाँ पर फैली हुई है। तो लैंग्वेज, कल्चर, इन सब चीज़ों को, स्पिरिचुअलिटी, माइथोलॉजी, रिलीजन, इन चीज़ों को ध्यान में रखकर एक स्ट्रॉन्ग कल्चरल कनेक्ट बनाया जा सकता है। इंडिया शुड एक्टिवली एंगेज विद आसियान टू द फास्ट पेस रिव्यू ऑफ द FTA। जैसे 5-5 साल का यहाँ पर एक्शन प्लान है, तो उस एक्शन प्लान को 2-2 साल का भी किया जा सकता है, ताकि समय के अनुसार उन चीज़ों को रिव्यू किया जा सके, ओके। ऑलराइट, यहाँ पर दिया गया है ओवरव्यू ऑफ इंडिया आसियान रिलेशंस, यानी कि इंडिया और आसियान रिलेशंस का ओवरव्यू देखा गया है पिछले सालों में क्या रहा है, ठीक। इंडिया बिकम अ स्ट्रेटजिक पार्टनर ऑफ आसियान इन 2012। तो आसियान को इंडिया ने साइन किया 2012 के अंदर, ठीक है। उसके बाद इंडिया ने आसियान के साथ मिलकर के साइन की एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 के अंदर, ठीक है। इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो पहले लुक ईस्ट पॉलिसी कहलाती थी, ठीक है, उसको 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नाम दे दिया गया। इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में हम फिजिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे आसियान कंट्रीज़ के अंदर, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है। और राइट, उसके बाद आप देखें तो 30 डायलॉग मैकेनिज़्म भी इंडिया और आसियान कंट्रीज़ के बीच है। साथ ही इंडिया आसियान कम्युनिटी समिट 2002 में हुई थी, और इंडिया आसियान की समिट हर एक साल यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक। इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करें तो अभी बताया ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है आसियान कंट्रीज़ के साथ, ठीक है। आसियान बीइंग इंडियाज़ 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, आसियान के साथ इंडिया का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। पहला कौन है? चाइना, अभी पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो FDI फ्लो फ्रॉम इंडिया टू आसियान इंक्रीज फ्रॉम 98% फ्रॉम 1 बिलियन इन 2018 टू 2 बिलियन इन 2019। तो FDI का इन्फ्लो भी बेसिकली बढ़ा है, इतना आपको याद रखना है। पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कोऑपरेशंस को देखें तो इंडिया डायलॉग पार्टनर ऑफ आसियान, एज अ डायलॉग पार्टनर ऑफ आसियान their collaboration has transcended the realm of functional cooperation to cover political and security dimension। देखिए हमारे पास है आसियान रीजनल फोरम, द ईस्ट एशिया समिट, द आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस। तो इन मीटिंग्स के थ्रू और इन समिट्स के थ्रू सिक्योरिटी और पॉलिटिकल कोऑपरेशंस की बात हम आसियान कंट्रीज़ के साथ करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस, ADMM प्लस, ये डिफेंस मिनिस्टर्स उन सभी 10 कंट्रीज़ के डिफेंस मिनिस्टर्स आकर के मिलते हैं और बाइनुअल बेसिस पर यहाँ पर टॉक्स की जाती हैं। फिर इंडिया हैज़ एन एनुअल ट्रैक 1.5 इवेंट दिल्ली डायलॉग, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने आसियान कंट्रीज़ के मेंबर्स को भी बुलाया था एक बारी, ठीक है।
सोशियो कल्चरल कोऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो अभी बताया जैसे कि लैंग्वेज है, ठीक है, रिलीजन है, जैसे बुद्धिज़्म का रिलीजन है, तो वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है साउथ ईस्ट कंट्रीज़ की तरफ इंडिया का, ठीक है। तो उन सबके बल पर यहाँ पर हम अपने रिश्ते जो हैं वो सुधार सकते हैं। ओके, ये देखिए, इन September 2019, External Affairs Minister and Ministry of Human Resource Development launched the 1000 Integrated PhD Fellowship for ASEAN students at the IITs। तो ये काम भी कर सकते हैं, सॉफ्ट पावर का यूज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो पीएचडी की फेलोशिप दी गई थी आईआईटीज़ को 1000 लोगों के लिए आसियान कंट्रीज़ के, ठीक है। उसके बाद टूरिज़्म का बहुत बड़ा सोर्स है आसियान कंट्रीज़। तो 20% ऑफ इंडियाज़ टोटल डायस्पोरा रिसाइड्स करते हैं आसियान कंट्रीज़ के अंदर। डायस्पोरा बाहर रहने वाले लोग वो 20% आसियान कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो इंडिया थर्ड डायलॉग पार्टनर है आसियान कंट्रीज़ का, क्योंकि हमारा वहाँ चल रहा है कराधान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, फिर साथ ही चल रहा है इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राईलेटरल हाईवे। तो हम अभी तक सिर्फ म्यांमार तक सीमित हैं, अब थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, ठीक है, उन सबसे आगे भी हम बढ़ेंगे। ओके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में बात करें तो आसियान इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड विद अ 1 मिलियन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इंडिया, ये चलाया गया 2007 की 6th आसियान इंडिया समिट के अंदर, ठीक है। तो एक कोलेबोरेटिव प्रोजेक्ट हो गया। एनवायरनमेंट की बात करें तो आसियान इंडिया ग्रीन फंड बना हुआ है, ठीक है, 2007 में ही बनाया गया था। 6th आसियान इंडिया समिट के अंदर 5 मिलियन फ्रॉम इंडिया से इसको अभी तक मिल चुका है। वो फंड यूज़ किया जाएगा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ऊपर, एनवायरमेंटल एजुकेशन के ऊपर, क्लीन एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, ठीक है। तो क्लीन एनर्जी के ऊपर पूरा फोकस यहाँ रहेगा, बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट को सेव करने के ऊपर ये आसियान का पूरा मोटिव रहेगा। और राइट, तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से पता लगी। अब आ जाते हैं अपने तीसरे आर्टिकल की तरफ। एक ग्रुप और है, ग्रुप का नाम है ब्रिक्स कंट्रीज़, ठीक है। इनके बारे में देखते हैं कि क्या हुआ है आखिर जो ये न्यूज़ में। द 2020 ब्रिक्स समिट वॉज हेल्ड वर्चुअली। तो समिट हुई, चेयरमैनशिप इसकी रशिया के पास थी और मोटो था ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ, ठीक है। तो इस थीम के अंदर यहाँ पर ये आपकी समिट कंक्लूड की गई, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं ब्रिक्स के बारे में, पहले देख लेते हैं। तो ब्रिक्स आपको पता होना चाहिए 2001 में शुरू किया गया था, ओके, एज अ ब्रिक, ठीक है। एस नहीं था तब इसमें, एस का मतलब है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका 2010 में ऐड हुआ, उससे पहले ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना इसका मेंबर थे। चाइना यहाँ भी है, इसलिए दिक्कतें यहाँ पर भी हैं, ठीक है। एम क्या है? एम टू प्रमोट पीस, ठीक है, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन। इट ऑल्सो एमिंग टू ऑफ मेकिंग ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड एस्टेब्लिशन मोर इक्विटेबल एंड फेयर वर्ल्ड। तो बेसिकली ये जो है पॉजिटिव वे वाला काम कर रहे हैं। इकोनॉमिक जो काम है वो इनका इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है, बट इन लोगों का जो मैक्सिमम वर्क है वो इसी तरफ जाता है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला जाए ह्यूमैनिटी पर और एक अच्छा जो वर्ल्ड है वो क्रिएट किया जाए, पीस क्रिएट की जाए, ठीक है। तो पॉजिटिव चीज़ें ये लोग यहाँ पर लेकर के चलते हैं। ब्रिक्स के अंदर दुनिया की 50% इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया और चाइना भी है, ठीक है। दुनिया की 42% पॉपुलेशन इसके अंदर आती है। लगभग 1/4 लैंड एरिया, यानी दुनिया का 1/4 जो सरफेस एरिया है वो यहाँ पर कवर होता है। 1/4 जीडीपी जो पूरे दुनिया की है वो इस ब्रिक्स ग्रुप के अंदर आ जाती है। आईएमएफ के कोटा के अंदर जो शेयर है वो 14% शेयर है। द वर्ल्ड बैंक में वोटिंग पावर में 13% हिस्सा है ब्रिक्स की कंट्रीज़ का, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी सी याद रखनी है। उसके बाद ये देखिए क्या हुआ समिट में, मॉस्को डिक्लेरेशन साइन हुई, ठीक है। ये क्या कहती है? विच रिफ्लेक्ट्स द 5 कंट्रीज कंसोलिडेटेड अप्रोच टू द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द एसोसिएशन, ठीक है। तो यानी कि जो ब्रिक्स है उसका और ज़्यादा यहाँ पर इस्तेमाल करना है, उसका और ज़्यादा डेवलपमेंट करना है। 2 पिलर्स ऑफ दिस ईयर समिट्स आर द इकोनॉमी एंड काउंटर टेररिज्म। तो 2 बहुत बड़े इंपॉर्टेंट पिलर्स जो हैं वो इकोनॉमी के ऊपर फोकस दिया गया और टेररिज्म को काउंटर करने के ऊपर फोकस दिया गया। और राइट, स्ट्रेटजी फॉर ब्रिक्स पार्टनरशिप 2020 से 2025। तो जैसे आसियान के साथ हमने प्लान साइन किया था, ऐसे ही इकोनॉमिक पार्टनरशिप में हमने 2020 से 2025 के लिए एक स्ट्रेटजी साइन की है। ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी, तो टेररिज्म को काउंटर करने की स्ट्रेटजी यहाँ पर हमने साइन की है। अच्छा, इसके अंदर क्या लिखा होगा? वही लिखा होगा कि इंटेलिजेंस शेयरिंग करी जाएगी, ठीक है,
और राइट, और टेररिज्म को स्प्रेड होने से रोकना है और पाकिस्तान को उजागर करना है वगैरह वगैरह। ठीक, अगर हम और हाइलाइट्स देखें तो ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है, ताकि जैसे डिजीज़ वगैरह हैं जो कि जैसे अभी पेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम भी इंडिया के अंदर नहीं है इतना अच्छा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि कौन सी जो आपदा है वो आने वाली है और उससे बचाव के तरीके भी आपके पास होंगे। ओके, यहाँ पर जताई गई अर्जेंसी ऑफ द एग्रीइंग ऑफ एन एक्सटेंशन ऑफ 2010 रशिया यूएस ट्रीटी ऑन मीजर ऑफ द फर्दर रिडक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटजिक ऑफेंसिव आर्म्स विदाउट डिले। ठीक है, तो 2010 की जो रशिया यूएस ट्रीटी है उसमें आर्म्स को ख़त्म करने की बात की गई है, उनको लिमिट करने की बात की गई है, उसके ऊपर भी यहाँ पर बात की गई कि किस तरीके से बात की जाएगी। 5 कंट्रीज़ ने अपने अपने विजन्स शेयर किए इसके ऊपर। Countries reiterated the need for the comprehensive global governance model based on the reviewing the UN and its Security Council. Okay, also for the first time the group called for reform in the WHO. तो ग्रुप ने यह भी कहा कि WHO में रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पेंडेमिक के दौरान हमने देखा कि WHO ने कुछ ढंग का काम किया नहीं। ठीक है, तो WHO में रिफॉर्म्स की बात यहाँ पर की गई। ओके, अगर हम सिग्निफिकेंस देखें, ठीक, सेफ स्पेस फॉर मॉड्यूलेट राइवलरी, द ग्रुप प्रोवाइड्स इंडिया एंड चाइना। ठीक है, तो इंडिया और चाइना के बीच राइवलरी काफ़ी सालों से बढ़ती चली जा रही है, तो इस ग्रुप के ज़रिए हम उस राइवलरी को कम कर सकते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द डोकलाम स्टैंड ऑफ, जैसे 2017 में भूटान को बचाने के लिए इंडिया की सेना डोकलाम पर खड़ी हुई थी, तो वो सब चीज़ें यहाँ ब्रिक्स ग्रुप के थ्रू यहाँ पर वो जो चीज़ें हैं उनमें सुधार किए जा सकते हैं, उनमें कुछ स्ट्रेटजी अपनाई जा सकती है कि किस तरीके से बायलैटरल रिलेशंस को सुधारा जाए। प्रोवाइडिंग अ ट्रांस कॉन्टिनेंटल रीच विद द प्रेजेंस ऑफ ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका इन द ग्रुप, इट प्रोवाइड्स इज़ अ लो कॉस्ट वे फॉर इंडिया टू सिग्नल इट्स एस्पिरेशन टू द ग्लोबल पावर। ठीक है, तो अगर हम अपना सामान इन देशों में भेजेंगे तो ग्रुप है, FTA ग्रुप भी होगा। ठीक है, तो उसमें हमारा सामान लो कॉस्ट में जाएगा और जो लोग हैं वहाँ के, उनको पता लगेगा इंडिया कितनी बड़ी पावर है, तो हम उनको अपनी ग्लोबल पावर भी दिखा सकते हैं। बूस्टिंग इंडिया डिमांड फॉर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। ठीक है, तो इससे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की जो डिमांड है, जो चाहते हैं कि RCEP के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, सार्क के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, ठीक है, तो ये उसको पलट देता है। ब्रिक्स के साथ हमारे रिश्ते काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है ग्रुप। ठीक है, कंट्रीब्यूशन इन क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। ठीक है, तो फाइनेंशियल आर्किटेक्चर का मतलब आप समझिए कि ये ब्राज़ील, ये साउथ अफ्रीका, ठीक है, ये इंडिया, ये चाइना, ये रशिया, बताइए कितना बड़ा नेटवर्क यहाँ लगभग पूरी दुनिया को कवर कर रहा है। ठीक है, तो लगभग पूरे वर्ल्ड का जो ट्रेड है वो देखा जा रहा है इस ग्रुप के ज़रिए। बहुत ही बड़ा ग्रुप ये यहाँ पर है। ओके ओके, ब्रिक्स कंट्रीज़ का अपना बैंक भी है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो ओके, और इंडिया यहाँ से सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है, इंडिया को यहाँ से सबसे ज़्यादा लोन प्रोवाइड होता है NDB के ज़रिए। ठीक, 3/4% ऑफ इंडियाज़ टोटल इम्पोर्ट्स आर फ्रॉम द 4 ब्रिक्स नेशंस, तो लगभग 75% इम्पोर्ट जो हम करते हैं वो इन्हीं कंट्रीज़ के थ्रू होता है। जो 4 कंट्रीज़ यहाँ पर बची, दैट इज़ ब्राज़ील, रशिया, चाइना और BRICS और द साउथ अफ्रीका। ठीक है, ऑल राइट। ओके, अब देखते हैं अचीवमेंट्स क्या हैं। अचीवमेंट्स में आपको पता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया था। 6th ब्रिक्स समिट ब्राज़ील के अंदर हो रही थी, वहाँ पर हमने ये जो बैंक है वो क्रिएट किया था। इस बैंक के अंदर रिजर्व किए गए हैं $10 बिलियन टू कॉम्बैट द पेंडेमिक, ओबियसली। ठीक है, 62 लार्ज प्रोजेक्ट्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द ब्रिक्स कंट्रीज विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ बैंक्स रीजनल ऑफिसेज। ठीक है, नए 62 नए प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। द बैंक इज़ करंटली प्रिपेयरिंग टू एक्सेप्ट न्यू मेंबर्स। ठीक है, तो बैंक सोच रहा है कि नए मेंबर्स को यहाँ पर इंक्लूड किया जाए, जैसे उरुग्वे है, UAE है, फिलीपींस है, और ग्लोबल फुटप्रिंट को बढ़ाया जाए। साथ ही साइन किया गया कंटिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट, सेटिंग अप द कंटिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है टू प्रोवाइड म्यूचुअल फाइनेंशियल सपोर्ट एंड एज अ
कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल फाइनेंशियल सेफ्टी नेट ब्रिक्स के अंदर बनाया गया है, ब्रिक्स ग्रुप के अंदर बनाया गया है, इतना तो याद रखिए, ठीक है। मेडिकल ऑपरेशंस, यूएफए डिक्लेरेशन साइन की गई थी 2015 के अंदर, एग्रीमेंट टू वर्क टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, तो इस तरह की डिजीज़ ना फैलें जो इन्फेक्शन के थ्रू फैलती हैं, उनको यहाँ पर ख़त्म करने के लिए यूएफए डिक्लेरेशन साइन की गई थी, ठीक है। उसके बाद ब्रिक्स का प्रोग्राम है ब्रिक्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फ्रेमवर्क प्रोग्राम, STI प्रोग्राम 2015 में शुरू किया गया था। ट्रेड को एक्सपेंड करना पड़ेगा क्योंकि आपको जैसा भी बताया कि लगभग 75% इम्पोर्ट यहाँ से होते हैं, तो एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। अदर एरिया जैसे ब्रिक्स पेमेंट टास्क फोर्स बनी हुई है, ब्रिक्स रैपिड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी चैनल बना हुआ है, ये छोटी छोटी चीज़ें और भी यहाँ पर हैं। ओके, उसके बाद ये रह गया हाँ हमारा चैलेंजेस क्या हैं, ग्रुप में चैलेंजेस क्या हैं। ग्रुप में चैलेंजेस यही हैं कि डिस्पैरिटी एमंग द मेंबर्स, द ग्रुप ब्रिंग टुगेदर अ मिक्स ऑफ डेमोक्रेटिक एंड ऑथोरिटेरियन रिजाइम विद वेरी डिफरेंट सोसाइटल, अब पूरा वर्ल्ड कवर है तो हर जो कंट्री है उसकी डेमोग्राफी अलग है, ठीक है, उसका डेमोक्रेटिक स्टेटस अलग है, ठीक, उसका सोशल स्ट्रक्चर अलग है, उसके रिसोर्सेज अलग हैं, उसका डेवलपमेंट ट्रेजेक्ट्रीज अलग हैं, उसकी हिस्ट्रीज़ अलग हैं, ठीक है, पांचों कंट्रीज़ की हिस्ट्री अलग अलग है। तो यहाँ पर दिक्कत यही है कि एक दूसरे को समझने में दिक्कत ना हो, और इसी चीज़ के ऊपर डिस्पैरिटी यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। सस्पिशियस एमंग मेंबर्स अबाउट चाइनीज़ रीजनल एंड ग्लोबल एम्बिशंस, चाइना लगातार अपनी पावर को बढ़ा रहा है साउथ चाइना सी के अंदर और साथ ही पूरे ग्लोबल में बिकॉज ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो सभी कंट्रीज इससे थोड़ी अप्रीहेंशंस जताए हुए हैं कि भाई ये जो इनिशिएटिव है ये कहीं दुनिया को खा ना जाए, ठीक है। अप्रोच टूवर्ड्स इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स के लिए इंडिया पहले से ही बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उसमें ब्रिक्स हमारी मदद कर सकता है, ब्रिक्स रेज कर सकता है इस इशू को कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है वो यहाँ पर सुधार किया जाए, क्योंकि इंडिया यहाँ पर परमानेंट मेंबर बनना चाहता है सिक्योरिटी काउंसिल का, ठीक है। डिपेंडेंसी ऑन अदर ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, जैसे RCEP से हमने संबंध तोड़े तो ब्रिक्स हमारे लिए यहाँ पर अच्छा रहेगा, ठीक है। चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, अभी राइवलरीज बढ़ती चली जा रही हैं, जैसे US चाइना की लाइब्रेरी जो राइवलरी है वो यहाँ पर इंटेंसीफाई होती चली जा रही है, ठीक है। रशिया चाइना के लिंकेजेस मजबूत होते चले जा रहे हैं, तो उस तरह की चीज़ें इंडिया के साथ भी देखने को मिलें, इंडिया के भी रिश्ते मजबूत हों और कंट्रीज़ के साथ। यहाँ पर जैसे जैसे दुनिया में चीज़ें बदल रही हैं, इंडिया को भी उस तरीके से अपने ग्रुप्स को बदलना पड़ेगा। लैक ऑफ कैपिटल, ब्रिक्स डू नॉट हैव द फंड्स to outcome of the Bretton Woods organization, the World Bank and IMF, more investment, more capital is needed in the NDB। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर और फंड की ज़रूरत है। लो इंट्रा कंट्री ट्रेड, डिस्पाइट द अपॉर्चुनिटीज एंड पोटेंशियल, इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लोज आर वेरी लो। तो ट्रेड के जो इन्वेस्टमेंट और राइट, तो इन्वेस्टमेंट जो फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा लो यहाँ पर देखने को मिलता है। FDIs फ्लोज टू एंड फ्रॉम ब्रिक्स आर मेनली टू अदर कंट्रीज एंड नॉट इनटू द ईच अदर। तो ब्रिक्स की कोई भी एक कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वॉल्व नहीं करती, वो यहाँ पर अलग कंट्रीज़ में कर रहे हैं, तो ब्रिक्स के ग्रुप के अंदर ये खामियां देखने को मिलती हैं, ठीक है। आगे क्या किया जा सकता है, ब्रिक्स हैज़ मैनेज्ड द बिगिन प्रोसेस ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हैज़ बीन इंक्रीज एज इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन। तो इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन तो बढ़ा ही बढ़ा है, इंस्टीट्यूशनल की प्रोसेस भी बढ़ी है, बट इंटर ब्रिक्स कोऑपरेशन को भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें द फ्यूचर ऑफ ब्रिक्स विल डिपेंड ऑन हाउ मच द लीडर्स हैव एग्रीड टू स्टैंड कलेक्टिवली। तो जो ब्रिक्स के पार्टनर्स हैं उन सबको एक साथ खड़ा रहना पड़ेगा। जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मुद्दा है तो वहाँ एक आदमी दूसरे का हाथ नहीं छोड़ सकता। नीड टू मूव टूवर्ड्स अ बॉटम अप अप्रोच टू प्रोवाइड द प्राइवेट सेक्टर एंड सिटीजन्स इन्वॉल्वमेंट। तो ब्रिक्स के जो नेशंस हैं उनको बहुत ही डीपली काम करना पड़ेगा, एक दूसरे की कंट्रीज़ के अंदर ग्रास रूट लेवल पर परेशानियों को समझ करके उनकी जो नीड है उसको समझना पड़ेगा, ठीक। एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा सकता है ग्रुप टू एक्सक्रेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर द कोविड-19 पैंडमिक। बहुत ही अच्छा यहाँ पर इनिशिएटिव यहाँ सुझाया गया है, ठीक है। तो कंक्लूजन यही है कि और जो ग्रुप हैं उनके साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, जैसे RCP है, सार्क है, बिम्स्टेक है,
बट हम ब्रिक्स के ज़रिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो एक स्पेशल ग्रुप हमको यहाँ प्रोवाइड हो जाता है जो कि एक ग्लोबल ऑर्डर को बदल करके रख देगा। तो इंडिया को यहाँ पर जो अपनी पावर है वो दिखानी चाहिए, और दूसरों के जो मुद्दे हैं उनको भी यहाँ पर समझे तो ज़्यादा सही रहेगा। ओके, तो काफ़ी मटेरियल यहाँ पर आपको प्रोवाइड हो जाता है एक ऐसे लिखने के लिए। ओके, तो अब अपने फोर्थ आर्टिकल की तरफ आ जाते हैं जो कि G20 कंट्रीज़ के ऊपर बात कर रहा है। ठीक है, G20 कंट्रीज़ के ऊपर यूपीएससी प्री 2020 के अंदर पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन सी कंट्रीज़ G20 का हिस्सा है या नहीं है। तो टोटल कंट्रीज़ ये हैं: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, यूके एंड यूएस। इन कंट्रीज़ को याद करने की कोई ट्रिक बना लीजिए और उससे आपको कंट्रीज़ याद रखनी है 20 की 20। ठीक है, ओके। प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअली हेल्ड हुई सऊदी अरब की तरफ से मीटिंग हेल्ड हुई, 15th G20 मीटिंग में हिस्सा लिया। बहुत सही। ठीक है, अब G20 ग्रुप के बारे में जाने तो दुनिया की सबसे बड़ी जो 20 मेजर यहाँ पर इकोनॉमीज़ हैं उनका ये ग्रुप है। ठीक है, 80% से ज़्यादा की वर्ल्ड जीडीपी इस ग्रुप के अंदर इन्वॉल्व है। ग्लोबल ट्रेड जितना भी होता है उसका 75% ट्रेड इन्हीं कंट्रीज़ के अंदर या इन्हीं कंट्रीज़ के द्वारा होता है। ठीक है, दुनिया की 60% पॉपुलेशन इन कंट्रीज़ में रहती है। तो बहुत ही बड़ा यहाँ पर ये आपको देखने का मिलेगा, बहुत बड़ा ग्रुप है। ठीक है, ओके। फोरम जो है इन्होंने 1999 में पहली मीटिंग की थी, उसके बाद लगातार हर साल मीटिंग हो रही है, और 2008 से एक ईयरली समिट भी यहाँ पर हो रही है जिसमें हेड ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। ऑलराइट, ओके। अच्छा, इस समिट के अलावा G20 की समिट तो होती है, इसके साथ साथ इसकी मिनिस्टीरियल समिट भी होती है, इसकी शेरपा मीटिंग्स भी होती हैं। ठीक है, इसकी वर्किंग ग्रुप्स की मीटिंग होती हैं, सोशल इवेंट्स होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर काम किया जाता है। ठीक है, उसके बाद चलें तो ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव को ध्यान से पढ़िए: पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बिटवीन इट्स मेंबर इन ऑर्डर टू अचीव द ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है, सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, तो पॉलिसी इस तरीके से पॉलिसी को देखना है कि पूरी दुनिया की देखो कितना ज़्यादा ट्रेड, 70% से ज़्यादा की जीडीपी यहाँ इन देशों में रहती है। तो अगर इन देशों में कुछ भी होता है तो पूरी इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे कि दुनिया संकट में आ जाए। ठीक है, फाइनेंशियल रेगुलेशंस लगानी है क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप है। ठीक है, टू क्रिएट अ न्यू इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर भी ये लोग क्रिएट करते हैं। G20 हैज़ 2 वर्किंग ट्रैक्स, एक होता है फाइनेंस ट्रैक, एक होता है शेरपा ट्रैक। और राइट, फाइनेंस ट्रैक में क्या होता है, प्राइमरी फोकस रहता है इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इश्यूज़ पर, जैसे मॉनेटरी यानी मौद्रिक नीति का क्या करना है। ओके, फिजिकल पॉलिसीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशियल रेगुलेशंस है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है। ठीक है, इंटरनेशनल टैक्सेशन है। तो ये तो फाइनेंशियल टास्क हो गया। दूसरा होता है एक शेरपा टास्क। ये क्या होता है, द फोकस इज़ ऑन ब्रॉडर इशूज़। ठीक है, तो बड़े इशूज़ यहाँ पर कवर किए जाते हैं, जैसे पॉलिसी एंगेजमेंट, एंटी करप्शन, डेवलपमेंट, ट्रेड, जेंडर इक्वलिटी, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज। तो ऐसे बहुत ही ब्रॉड इश्यूज़ यहाँ पर कवर किए जाते हैं। अदर देन फाइनेंस जो भी इश्यूज़ होंगे वो शेरपा ट्रैक के अंदर कवर किए जाएंगे। ओके, द G20 डज नॉट हैव अ परमानेंट सेक्रेटेरिएट। तो ये लाइन आपको याद रख लेनी है, अभी तक पूछी नहीं गई है, बट G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। ए ट्रोइका रिप्रेजेंटेड बाय द कंट्री डेट होल्ड द प्रेसिडेंसी इज प्रेसिडर एंड इट्स सक्सीडर वर्किंग टू एंश्योर कंटिन्यूटी। देखिए, G20 की जब एक मीटिंग होती है तो 3 लोगों को काम दिया जाता है, 3 कंट्रीज चुनी जाती हैं, उन 3 कंट्रीज से कहा जाता है कि आप इसकी प्रेसिडेंसी करेंगे। ठीक है, तो वो 3 कंट्रीज जो प्रेसिडेंसी करेंगी उन तीनों को मिलाकर के कहते हैं ट्रोइका। ऑलराइट, ओके। इस समय ट्रोइका कौन है, वो है सऊदी अरबिया, इटली और इंडोनेशिया। ये तीनों इसका वर्क इस समय संभालते हैं। आपको पता है कि सऊदी अरब में ही ये मीटिंग हुई थी। ठीक है, तो ये ट्रोइका याद रखना है। परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, बट ऐसी ट्रोइका मीटिंग्स चुन ली जाती हैं। ऑलराइट, ओके। ये देखिए, अच्छा पहले यहाँ पर देखते हैं, ये बॉक्स देखते हैं। ठीक है, इंडिया एंड G20। इंडिया हैज़ बीन अ फाउंडिंग मेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है G20 का। सम ऑफ द प्रपोजल्स दैट इंडिया मेड इन द प्रीवियस G20 समिट। इंडिया के द्वारा G20 में क्या क्या सुझाव दिए गए। भाई, टेररिज्म का सुझाव तो हम हर कहीं देते हैं कि टेररिज्म को ख़त्म करना है। ठीक है, इंडिया जैसी कंट्री में टेररिज्म का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा है, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, तो उसको ख़त्म करना है। साथ ही इकोनॉमिक ऑफेंडर्स जो भाग करके दूसरी कंट्रीज़ में चले जाते हैं, उनके एक्स्ट्राडिशन का जो किस्सा है वो भी यहाँ पर सोल्व किया जाना है। उनको
देखिए एंड फ्ली टू अनदर टू एस्केप द लीगल प्रोसेस एट होम। तो जैसे इंडिया में कोई केस हुआ, वो लोग बाहर भाग गए, तो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को वापस लाने के लिए हमको कुछ करना है ताकि एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया जा सके बाकी लोगों के लिए। ग्लोबल टैक्सेशन के लिए क्या करते हैं, G20 हैज़ ऑलरेडी टेकन कोग्निजेंस ऑफ दिस फैक्ट एंड कम अप विद द वेस्ट इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग नेटवर्क, जो कि OECD के अंदर पे काम, सॉरी ओपेक कंट्रीज़ के अंदर में वर्क करता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजीज़, और डिजिटल टेक्नोलॉजी डेटा डाटा सिक्योरिटी है, प्राइवेसी है, डिजिटल गवर्नेंस है, इन सब इश्यूज़ के ऊपर भी यहाँ पर बात की जाती है। ओके, इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ये है कि G20 वर्क्स विद डेवलपिंग कंट्रीज़। तो यहाँ डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ वर्क करेगा, तो G20 उन्हें पॉलिसी कोहेरेंस प्रोवाइड कराता है, एनालिसिस प्रोवाइड कराता है कि आपकी कंट्री के लिए क्या सही है क्या गलत है, एंड प्रैक्टिकल टूल्स सपोर्ट करता है जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को उस कंट्री की, डेवलपिंग कंट्री जो कि लो इनकम कंट्रीज़ हैं उनको सपोर्ट करने का काम G20 का है, ठीक है। G20 प्लेज अ क्रूशियल रोल इन क्रिएटिंग एन एनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ डेवलपमेंट, ठीक है। तो यही बात हमने फिर से यहाँ पर लिख दी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ग्लोबल लेवल पर भी देखता है, नॉट ओनली द कंट्री लेवल, ठीक है, ग्लोबल लेवल पर भी देखेगा। अदर इशूज इट एड्रेस इंक्लूड द एडवांसमेंट ऑफ वुमेन इन द जॉब मार्केट। तो सिर्फ फाइनेंशियल काम नहीं है ना इसका, ठीक है, वुमेंस का जो मार्केट में इन्वॉल्वमेंट है उसको बढ़ाना है, 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इंक्लूड करना है, अचीव करना है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस, ग्लोबल हेल्थ, एंटी टेररिज्म, इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप एमंग अदर्स, ठीक है। तो ये सारे इशूज़ कवर किए जाते हैं G20 के द्वारा। इट मेंबरशिप फीचर्स बोथ डेवलप्ड एंड इमर्जिंग मार्केट्स फ्रॉम ऑल कॉन्टिनेंट्स, मेकिंग इट्स बिग एनफ टू द ग्लोबली रिप्रेजेंटेटिव एंड द वर्ल्ड्स मोस्ट इम्पैक्टफुल ग्लोबल फोरम। जैसे कि अभी बताया कि 70% से ज़्यादा ग्लोबल ट्रेड यहाँ पर होता है, 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है। तो आप खुद ही समझिए कि इन 20 कंट्रीज़ में ही लगभग पूरी दुनिया समाई हुई है, बाकी के देशों से कुछ असर पड़ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इन कंट्रीज़ में जो भी कुछ होगा वो पूरी दुनिया में हलचल पैदा करेगा। वही है कि ये बहुत जो है आपका डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ का रिप्रेजेंट करता है, काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा की, मतलब बड़े देशों को, ठीक है। ओके, अगर हम इसकी कुछ अचीवमेंट्स देखें तो प्राइमरी अचीवमेंट ये है कि इन्होंने इमरजेंसी फंड प्रोवाइड करा था जब 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। दूसरा, इन्होंने OECD का बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग प्रोजेक्ट, ठीक है, उसको भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, और इम्प्लीमेंट ऑफ टैक्स ट्रांसपेरेंसी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो ये इन लोगों ने काम किया, OECD का बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग प्रोजेक्ट है, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, पूछा जा चुका है ये चीज़। OECD का बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग प्रोजेक्ट है। इम्प्रूविंग ओवरसाइट ऑफ नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, bolstering the quality of financial regulator bodies in market whose fiscal and monetary policies have led to the crisis। तो ये सब काम यहाँ पर ये लोग देखते हैं। आगे देखें तो पैंडमिक के दौरान भी G20 की जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड करा है, इकोनॉमिक सपोर्ट और सप्लाई चेन सपोर्ट रीजन में, ठीक है। तो इतनी बड़ी जो ग्रुप है उस सबको ये सपोर्ट करता है कुल मिला करके। इन्होंने 5 ट्रिलियन ग्लोबल इकोनॉमी में पंप किए, जबकि कोविड-19 के दौरान भी। तो कोविड-19 के दौरान G20 नेशंस ने 5 ट्रिलियन डॉलर यहाँ पर इकोनॉमी में पंप किए हैं। साथ में देखें तो G20 प्लेड ए क्रिटिकल रोल इन रेक्टिफिकेशन ऑफ द ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। तो WTO के साथ मिलकर के ट्रेड को फैसिलिटेट करने का काम भी G20 का है। आगे देखें, इंक्रीजिंग द लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ द IMF की लैंडिंग कैपेसिटी को बढ़ाना। IMF आपको पता है कि लोन देता है, ठीक है। तो उस लोन की कैपेसिटी को बढ़ाने का काम G20 कंट्रीज़ का है। विद ओनली 20 ऑफिशियल मेंबर्स, G20 इज एगाइल एनफ टू मेक प्रॉम्प्ट डिसीजन एंड एडॉप्ट द न्यू चैलेंजेस। तो कोई भी नया चैलेंज आ जाए, G20 इतना बड़ा ग्रुप है कि वो किसी भी चैलेंजेस को यहाँ पर सॉर्ट आउट कर सकता है, और यही इस ग्रुप की खासियत है, ठीक है। चैलेंजेस क्या हैं? ऑलराइट, चैलेंजेस देखते हैं। G20 लैक्स एन ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क थ्रू विच टू सेट गोल्स एंड मीजर प्रोग्रेस। अब आपने देखा कि ये इतने सारे काम कर रहा है, यानी लगभग सभी वर्क कर रहा है, ठीक है। सोशल वर्क है, हेल्थ वर्क है, सारे वर्क ये कर रहा है, इकोनॉमिक वर्क तो कर ही रहा है, ठीक है। तो कोई ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क नहीं है, इनका कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं है कि क्या करना है, कुछ भी आया पैसा पंप करना है, ठीक है। तो इतना बड़ा ग्रुप है, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क नहीं है। एवरी कंट्री विच एज्यूम्स प्रेसिडेंटी वांट्स टू पुट देयर स्टाम्प ऑन इट, ठीक है।
जैसे मान लो कि सऊदी अरब को इसकी मीटिंग करने का मौका मिला, तो सऊदी अरब ये चाहता है कि हम अपनी जो काम की चीज़ें हैं उसको इस ग्रुप में डालें, अपने काम का मतलब इस ग्रुप से निकालें। जैसे जापान की बात करें तो जापान चाहता है कि एडिंग एंड सोसाइटी 5.0 इनिशिएटिव जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया जाए। ऐड सम इशूज़ फ्रॉम देयर ओन पर्सपेक्टिव, तो अपने अपने मज़े के लिए ये ग्रुप को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। द एक्सक्लूसिविटी ऑफ इट्स मेंबर हैज़ अटैक्ड क्रिटिसिज्म, आपको पता है कि सिर्फ 20 कंट्रीज़ हैं, बाकी की 180 कंट्रीज़ का क्या होगा, ठीक है। तो 180 कंट्रीज़ का कोई भी डिसीज़न इनके ऊपर अफेक्ट नहीं करता, लेकिन इन कंट्रीज़ का एक डिसीज़न इन्हें अफेक्ट करता है। तो ये मुद्दा यहाँ पर बहुत ही गंभीर है। नॉट ऑल रिसोर्सेज पास्ड एट द G20 समिट्स आर फुल्ली इम्प्लीमेंटेड, तो G20 समिट में जो भी मुद्दे उठाए जाते हैं वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होते, ये भी एक मुद्दा है। G20 authorities also weaken since some major members sometimes fail to fulfill their commitments. Example, the delay of the IMF reforms due to the resistance of the US Congress. तो USA ने IMF में रिफॉर्म के लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस उत्पन्न किया, प्रतिक्रिया दिखाई, इसकी वजह से G20 का जो सपना था IMF में रिफॉर्म करने का वो अटका रह गया, ठीक। तो ये मुद्दे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वे फॉरवर्ड की बात करें कि देयर शुड बी कंटिन्यूटी ऑफ द इशू टेकन अप, तो ये सेम पॉइंट्स आप यहाँ पर लिखने हैं कि जो इश्यूज़ हैं उनका कोई ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, कंटिन्यूटी रखनी चाहिए, आप एक चीज़ में उलझे हुए हैं तो उसको सॉर्ट करना चाहिए। आगे, G20 मस्ट प्रोवाइड द विजन टू बाइंड ऑल द कंट्रीज स्पेशली द इमर्जिंग मार्केट, तो इमर्जिंग मार्केट जो कंट्रीज़ है जैसे इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, मैक्सिको, इन सब कंट्रीज़ को बाइंड करके चलना है, इनको अलग थलग नहीं करना है। अगली बात यह है कि G20 को अपने जो टाइज़ हैं यूनाइटेड नेशंस के साथ उनको मजबूत करना चाहिए। रीडबल्ड एफर्ट आर ऑल्सो नीडेड इन फील्ड लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फूड सिक्योरिटी, तो फूड सिक्योरिटी का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है क्योंकि क्लाइमेट चेंज का मुद्दा बहुत ही ज़्यादा यहाँ देखने को मिल रहा है, तो फूड सिक्योरिटी की तरफ ध्यान देना चाहिए। फिर कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान G20 रोल विल बी क्रिटिकल टू बुल्ड रोबस्ट ग्लोबल सप्लाई चेन, तो इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए G20 को और ज़्यादा। तो कोविड-19 के बाद यानी पोस्ट कोविड वर्ल्ड में आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि इस ग्रुप की अहमियत और ज़्यादा बढ़े। ऑलराइट, ओके। अब आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, दैट इज संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO। आपको पता है कि इसकी मीटिंग हुई, रशियन प्रेसिडेंट ने इसकी मीटिंग की, 20th समिट थी और SCO काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स की ये समिट यहाँ पर देखी गई, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। रशिया ने इस समिट को हेल्ड किया। आगे देखें तो पहली समिट है जो वर्चुअली तरीके से हुई है। अगर आगे बात करें कि 2021 को ऐसा कहा गया है कि 2021 जो है वो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ईयर ऑफ द कल्चर है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। इंडिया अनाउंस दैट इन 2021 द नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया विल होल्ड एन एग्जीबिशन ऑन द बुद्धिस्ट हेरिटेज ऑफ द SCO's कंट्री, तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर एक म्यूजियम बनाया जाएगा बुद्धिस्ट हेरिटेज के ऊपर, उन सभी कंट्रीज़ के जो बुद्धिस्ट कल्चर है, उनकी जो बुद्धिस्ट हेरिटेज है उस सबको इकट्ठा करके म्यूजियम बनाया जाएगा। इंडिया ने प्रपोज किया है टू सेटअप अ स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन इनोवेशन एंड स्टार्टअप फॉर द SCO's कंट्री, तो हमने ये भी कहा है कि एक स्पेशल ग्रुप बनाएंगे जो सभी कंट्रीज़ के साथ मिलकर के इनोवेशन एंड स्टार्टअप के क्षेत्र में वर्क करेगा। ओके, ऑलराइट। देखिए, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानें तो इट इज़ अ परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन द संघाई, तो इसका काम पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक भी है और साथ ही मिलिट्री ग्रुप भी है ये, ठीक है। 2001 में फॉर्म हुआ था। रीजनल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी इशूज़ आर इट्स मेन फोकस, जैसे टेररिज्म, एथनिक सेपरेटिज्म एंड द रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, ये सारे इशूज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन सबको ये डील करता है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो ही लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है, एक रशियन और एक मैंडेरिन, ठीक है। उसके बाद वर्किंग ऑफ द SCOs इज अंडरपिन्ड बाय द संघाई स्पिरिट विच इज़ अबाउट द म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल बेनिफिट, तो संघाई स्पिरिट किसके अंदर वर्क करता है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और इसमें बात किस चीज़ की जाती है कि एक दूसरे कंट्री के ऊपर म्यूचुअल ट्रस्ट रखा जाएगा, म्यूचुअल बेनिफिट्स के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, इक्वलिटी, कंसल्टेशंस, रेस्पेक्ट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, इन चीज़ों के ऊपर यहाँ ध्यान दिया जाएगा। वर्किंग स्ट्रक्चर जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसका, ठीक है। यहाँ देखें रिलेटेड न्यूज़, इंडियाज़ वाइस प्रेसिडेंट ने 19वीं मीटिंग जो है यहाँ पर वो हेल्ड की थी। जब 19वीं मीटिंग हुई थी तो वाइस प्रेसिडेंट गए थे, और यहाँ पर जो वर्चुअली हेल्ड हुई है वो 20वीं मीटिंग है।
दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट समिट लेवल मीटिंग वाज हेल्ड अंडर द इंडियन चेयरमैनशिप सिंस इट गेन्ड फुल मेंबरशिप ऑफ एससीओ इन 2017। तो हमें फुल मेंबरशिप मिली थी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 2017 के अंदर, ठीक है। और जो 19वीं मीटिंग थी, ये पहली मीटिंग थी जो हमने इंडिया की अंदर यहाँ पर इंडिया की चेयरमैनशिप में ये मीटिंग की। अगर हम इसके हाईलाइट देखें तो इन्होंने कहा कि इरेडिकेट करना है सेफ हेवन्स को, जो टैक्स चोरी करते हैं ना, टैक्स चोरी करने वाले जो देश होते हैं या चोरी करवाने वाले देश होते हैं, उनको यहाँ पर ख़त्म करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल नेटवर्क सपोर्टिंग टेररिज्म, और जो टेररिज्म सपोर्ट करते हैं उनको भी यहाँ इरेडिकेट करना है। ये बात 19वीं मीटिंग में कही गई थी, ना कि 20वीं मीटिंग में। तो इस चीज़ को आप समझते हुए चलें। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स ने कहा था कि डब्ल्यूटीओ में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। डब्ल्यूटीओ में रिफॉर्म्स के ऊपर एक ऐसे ज़रूर आएगा, ठीक है, 2020 के में आए या 2021 के में आए, पर ज़रूर आएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही बड़ा मुद्दा है डब्ल्यूटीओ में रिफॉर्म्स के अंदर। ठीक, इंडिया ने मना कर दिया कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे। आगे इन्होंने कहा कि 2021 से 2025 का प्रोग्राम मल्टी ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन में वो अप्रूव यहाँ पर किया गया। तो बेसिक चीज़ें आपको समझने की काफ़ी ज़रूरत है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रीज़ देखें तो आपको पता चलता है कि पहला होता है रशिया, दूसरा है आपका कजाकिस्तान, तीसरा है आपका उज्बेकिस्तान, चौथा है आपका किर्गिस्तान, फिर है आपका तजाकिस्तान, तो फिर है आपका पाकिस्तान, फिर है आपका इंडिया, और फिर आपका चाइना, ठीक है। तो इन कंट्रीज़ का नाम आपको याद रखना है। टोटल 8 कंट्रीज़ यहाँ पर आपकी हो गई। इन कंट्रीज़ का नाम आपको याद रखना है। और राइट, इन सब चीज़ों को आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, ग्लोबल इन्फ्लुएंस देखें तो जैसे अभी G20 का बताया कि 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो एससीओ कंट्रीज़ रिप्रेजेंट करते हैं 42% से ज़्यादा पॉपुलेशन और 20% ऑफ द जीडीपी। टोटल वर्ल्ड की जीडीपी का 20% हिस्सा यहाँ से जाता है। 4 मेंबर्स एंड आर न्यूक्लियर पावर्स एंड 2 आर परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि रशिया और चाइना है, ठीक है। तो 4 मेंबर्स के पास न्यूक्लियर पावर भी है, जैसे इंडिया, रशिया, चाइना, पाकिस्तान। The Shanghai Cooperation Organization is considered a counterweight to the North Atlantic Treaty Organization। जो नाटो बना हुआ है ना, उसका काउंटर कहा जाता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को। बोथ द ऑर्गेनाइजेशन हैव जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट इन सेंट्रल एशिया एंड द गल्फ। तो जो नाटो है आपका और जो आपका एससीओ है, दोनों का ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है सेंट्रल एशिया और गल्फ कंट्रीज़ में, ठीक है। उसके बाद द एससीओ होल्ड्स अ डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस दैट इज ग्रेटर देन द नाटो। ओके, the SCO holds a degree of influence that is greater in terms of land mass than NATO, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास इंडिया है, इसमें रशिया है, रशिया का आपको पता है कि एरिया कितना ज़्यादा है। उसके बाद चाइना भी यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है। तो अब बड़े बड़े जो देश हैं वो यहाँ पर इंक्लूड हैं यूएसए को छोड़कर। और राइट, रिलेवेंस क्या है इंडिया के लिए एससीओ का, क्यों इंडिया इसमें इतना ज़्यादा लगा हुआ है? तो आपको पता है कि इसमें पाकिस्तान भी है, ठीक है। रीजनल टेररिज्म को ख़त्म करना है तो कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें हम ये मुद्दा उठा सकें। यहाँ पर ये मुद्दा उठाने का बहुत अच्छा समय है। पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल डायनामिक्स इन द अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के अंदर जो टेररिज्म का किस्सा है, जो तालिबान वहाँ पर अपना अड्डा बनाए हुए है, वहाँ हम तालिबान से अभी तक बात नहीं कर पाए हैं। वहाँ पर बात करके उन मुद्दों को शॉर्ट आउट करना है कि टेररिज्म को किस तरीके से ख़त्म किया जाए। अगला पॉलिटिकल की बात करें तो एट द एनुअल समिट ऑफ एससीओ इंडिया गेट्स अपॉर्चुनिटी टू रिन्यू बायलैटरल टाइज विद द रीजनल कंट्रीज। ये तो सिंपल सी बात हो गई। अब जैसे 8 ग्रुप्स मिले तो वो एक साथ तो बात करेंगे ही, फिर उनमें से एक एक बंदा अलग अलग दूसरे से भी बात करेगा, तो बायलैटरल टाइज भी एट द साइड हो जाते हैं। ओके, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस ख़त्म करना है सेंट्रल एशिया के अंदर। और राइट, शेप करना है द डायनामिक्स ऑफ पॉलिटिकल फ्रेजाइल सेंट्रल एशियन रीजन। ओके, तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा यहाँ पर इग्नोर करते हुए भी चलें, क्योंकि इतनी भी डीप में यहाँ पर चीज़ें एक ग्रुप के अंदर नहीं जाती हैं। और राइट, फिर कुछ इकोनॉमिक चीज़ें भी हैं कि यूरेनियम के, जिंक के और ये एनर्जी गैस के जो स्टोर्स हैं वो कहाँ पर हैं, उनका फोकस क्या रहना चाहिए। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स भी बना रहे हैं, जैसे हम तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कासा बना रहे हैं, ठीक है। 1000 इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट भी यहाँ पर बन रहे हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, ठीक। चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस ये हैं कि इस ग्रुप के अंदर चाइना का डोमिनेंस ज़्यादा है, ठीक है। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सभी मेंबर्स के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, इंडिया को छोड़कर, ठीक है। तो ये एक कंसर्न बहुत बड़ा है इंडिया के लिए, ठीक है। पाकिस्तान
का जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म बेसिकली हम इसको कहते हैं, जो पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म है उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मे नॉट प्रूव वेरी इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। तो टेररिज्म पे कुछ ज़्यादा फोकस दिया नहीं जा रहा है एससीओस के अंदर, ठीक है। ट्रस्ट की बहुत कमी है क्योंकि यहाँ पाकिस्तान है, क्योंकि यहाँ पर चाइना है और बहुत सी अलग अलग कंट्रीज़ और भी हैं ऊपर को, बट बेसिकली जो मुद्दा है ट्रस्ट का वो चाइना और पाकिस्तान के साथ ही है। ओके, लैक ऑफ कनेक्टिविटी बिटवीन सेंट्रल एशियन भी, जितना हम सोच रहे हैं कि सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी होगी उतनी कनेक्टिविटी हो नहीं पा रही है। इंडिया का बायलैटरल ट्रेड विद द सेंट्रल एशिया 2 बिलियन के यहाँ पर आसपास रहता है, जबकि चाइना का 50 बिलियन के आसपास रहता है। तो ये साफ साफ बताता है कि लैक ऑफ कनेक्टिविटी है। और राइट, अब वे फॉरवर्ड थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे जैसे। ओके, चाइना के डोमिनेंस के खिलाफ यहाँ पर वॉइस जो है अपनी वो बढ़ानी है, इस ग्रुप में नहीं तो किसी और ग्रुप में, पर आपको ही करना है। जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, रिवाइटलाइज करना है कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जैसे तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट, और ये वाला प्रोजेक्ट भी याद रखना है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसको भी यहाँ पर इम्प्रूव करना है। ओके, पाकिस्तान के साथ कंस्ट्रक्टिवली एंगेज रहना है, ठीक है। प्ले अ कंस्ट्रक्टिव रोल, यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्टिव रोल को बढ़ावा देना है। ओके, तो ये कुछ आपके हो गए वे फॉरवर्ड। अब आते हैं आगे, ओपेक कंट्रीज़ के ऊपर आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ओपेक, ठीक है। ओपेक की 4th हाई लेवल मीटिंग हुई, ओपेक इंडिया डायलॉग वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस। ओके, इसके अंदर क्या बात हुई? द मीटिंग का फोकस था कि कोविड-19 के बाद किस तरीके से दुनिया यानी बोथ द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड द एनर्जी मार्केट्स, यानी कि जो ऑयल कंट्रीज़ हैं उनमें किस तरीके से सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, उस चीज़ के ऊपर यहाँ डिस्कशन हुआ। इंडिया ने सपोर्ट किया प्रोड्यूसर कंज्यूमर डायलॉग, ठीक है। आप ऑब्वियसली तेल के प्रोड्यूसर हैं बट हम कंज्यूमर हैं, तो उस चीज़ के ऊपर किस तरीके से सस्टेनेबिलिटी बनाई जा सके उसके ऊपर यहाँ ओपेक कंट्रीज़ में बात हुई। प्रोड्यूसर कंज्यूमर डायलॉग इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनफॉर्मल ग्लोबल dialogue on energy at the level of ministers involving at present some 60 key energy countries. It also involved the industries within the business forum. Okay, यहाँ पर देखिए इंडिया ने इनवाइट किया ओपेक कंट्रीज़ को टू इन्वेस्ट इन एस्टेब्लिशिंग 6.5 मिलियन मीट्रिक टन ऑफ स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम स्टोरेज। तो यहाँ पर इंडिया ने कहा है कि हमारी कंट्री में आइए और 6.6 मिलियन मीट्रिक टन का स्ट्रेटजिक ऑयल पेट्रोलियम स्टोरेज जो है वो बनाने में मदद कीजिए, ठीक। मीटिंग ऑल्सो एड्रेस द इशू ऑफ एशियन प्रीमियम एंड टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आसियान प्रीमियम के बारे में जाने तो ये देखिए क्या होता है आसियान प्रीमियम। आसियान प्रीमियम इज़ द एक्स्ट्रा चार्ज बीइंग कलेक्टेड बाय ओपेक कंट्रीज फ्रॉम आसियान कंट्रीज व्हेन सेलिंग ऑयल। आसियान कंट्रीज़ सभी कंट्रीज़ को ऑयल बेचती हैं, ऑयल बेचने के बाद जो पैसा वहाँ से आता है, ठीक है, उस पैसे पर जो आसियान कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया वगैरह है, इंडिया है, पाकिस्तान है, इन कंट्रीज से ज़्यादा चार्ज लिया जाता है, वो एक्स्ट्रा चार्ज कहा जाता है आसियान प्रीमियम, ठीक है। तो उसको यहाँ ख़त्म करना है। आप कंट्रीज़ के बीच इनइक्वलिटी की तरफ से नहीं देख सकते, सभी कंट्रीज़ को इक्वल ट्रीट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 3 तरह का है, जैसे ब्रेंट, तो ये ब्रेंट कहा जाता है अगर वो जो ऑयल है वो यूरोपियन मार्केट की तरफ से आता है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ये यूएस मार्केट की तरफ से है। दुबई या ओमान की तरफ ये आपका कहा जाता है मिडल ईस्ट एंड एशियन मार्केट। तो 3 तरह के यहाँ पर ऑयल प्रोड्यूस्ड किए जाते हैं, ब्रेंट, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो कि यूएस मार्केट की तरफ से है, और दुबई ओमान वेस्ट एशियन एंड मार्केट की तरफ से। ऑलराइट, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए। इस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑलराइट, उसके बाद बात करें ओपेक कंट्रीज़ के बारे में। अगर आप जानें तो ये बिल्कुल सीधी भाषा में लिखी हुई चीज़ें होती हैं, ये आप ऐसे की ऐसी ही पढ़ सकते हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 13 ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं यहाँ पर, ठीक है। कितनी? 13 ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं यहाँ पर। फाउंड किया था ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब एंड वेनेजुएला ने, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? कोऑर्डिनेट एंड यूनिफाई पेट्रोलियम पॉलिसीज़ की रेट इधर उधर ना हो जाएं, सभी कंट्रीज़ एक जैसा रेट यहाँ पर चार्ज करें। ओके, ये कुछ ओपेक कंट्रीज़ हैं, ये देख लीजिए। वेनेजुएला, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए एंगोला, गैबन, गुयाना, इक्वेटोरियल गुयाना, नाइजीरिया, अल्जीरिया, इराक, कुवैत, ईरान,
सऊदी अरबिया, यूएई, लीबिया एंड रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, तो ये कुछ कंट्रीज़ यहाँ पर हैं, इनके बारे में आप यहाँ पर देखिए। ओके, ओपेक का जो सेक्रेटेरिएट है वो वियना के अंदर है। वियना ऑस्ट्रेलिया की कंट्री है, ठीक है, और यूरोप के अंदर ये आती है। और राइट, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ओपेक प्लस क्या होता है, ओपेक प्लस के अंदर नॉन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज आती हैं जो कि ओपेक के अंदर नहीं हैं। ठीक है, तो उन कंट्रीज़ को मिला करके यहाँ पर हमने उसको कह दिया है ओपेक प्लस। 80% जो वर्ल्ड का ऑयल रिजर्व है वो इन्हीं कंट्रीज़ के अंदर हैं जो ओपेक कंट्रीज़ हैं। और राइट, उसके बाद इंडिया इज़ वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर, इस लाइन को याद रखना है। इंडियाज़ ऑयल डिमांड इज़ फोरकास्ट टू राइज, इंडिया की डिमांड राइज होगी, ऑब्वियस ही बात है, पॉपुलेशन राइज होगी तो डिमांड तो राइज होगी। और राइट, इशूज़ क्या हैं, इश्यूज़ ये हैं कि जब मन करता है यूएसए सैंक्शन लगा देता है ईरान की तरफ। ठीक है, तो वो सैंक्शंस का डर रहता है कि आप ईरान से तेल नहीं खरीदोगे। ठीक है, तो इंडिया का ही कंसर्न रहता है, ऑयल प्राइस बढ़ जाते हैं। आसियान प्रीमियम के ऊपर बताया, डिप्लीशन ऑफ फॉरेक्स, मार्केट इनस्टेबिलिटी। ऑयल एक ऐसी चीज़ है जिसका कंज्यूम बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बड़े लेवल पर होता है, इसमें थोड़ा सा भी चेंज इंडियन मार्केट में पूरा फ्लैक्चुएशन डालता है, तो मार्केट इनस्टेबिलिटी बनी रहती है। ठीक है, ये कंक्लूज़न हो गया कि जो आसियान प्रीमियम है उसको तो ख़त्म करना ही पड़ेगा। और राइट, और ग्लोबल लेवल पेइंग प्राइसिंग मैकेनिज्म, ऑल्सो देयर इज़ नीड टू यूज़ रुपी इंस्टीड ऑफ डॉलर और यूरो। रुपी को यूज़ करने की ज़रूरत है ऑयल परचेज़ करने में। बेसिकली जो कंट्रीज़ हैं वो चाहती हैं डॉलर, कि हमें डॉलर में ला करके दीजिए, डॉलर ला करके दीजिए तभी आपको ऑयल मिलेगा। बट यहाँ पर डॉलर की जगह रुपए का यूज़ हमको यहाँ पर करना पड़ेगा, तब जा कर के हमें कुछ फ़ायदा होगा। ओके, सेवेंथ आर्टिकल की तरफ आएँ तो इंडिया बेसिकली यही चाहता है कि न्यूक्लियर जो आर्मामेंट है वो पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए। न्यूक्लियर डिस आर्मामेंट की तरफ इंडिया कदम बढ़ाए, यानी किसी कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर जो वेपन है वो हो ही ना। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 2 रिजोल्यूशंस एक्सेप्ट किए गए हैं इंडिया के द्वारा डाले गए। पहला था कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन, दूसरा था रिड्यूसिंग न्यूक्लियर डेंजर अंडर द न्यूक्लियर वेपन क्लस्टर। दोनों का मकसद यही है कि कुछ भी करके जो न्यूक्लियर हथियार हैं उनको यूज़ ना किया जाए, उनको बनाना ही बंद करें। दोनों के बारे में जानें तो यहाँ पर देखिए आप, द कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ये पहली जो कन्वेंशन है वो इंडिया की तरफ से गई, इंडिया ने डाली 1982 में। और इसका जो मकसद था, इसका मकसद था प्रोहिबिट द यूज़ और थ्रेट ऑफ द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ यहाँ ख़त्म करना है, इस वाली कन्वेंशन के जरिए, अभी तक साइन नहीं हुई है। दूसरी थी रिड्यूसिंग न्यूक्लियर डेंजर, कंक्रीट स्टेप टू रिड्यूस सच रिस्क इंक्लूडिंग थ्रू द डी अलर्टिंग एंड डी टारगेटिंग ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स। दोनों का मकसद सेम ही है, ये 1998 में डाली गई थी। ठीक है, तो बेसिकली हम एक कन्वेंशन के जरिए डेंजर को ख़त्म करना चाह रहे हैं, और पहले वाले के ज़रिए हमें ये कन्वेंशन प्रोहिबिट करना है यूज़ ऑफ द न्यूक्लियर प्रोग्राम। ओके, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होता क्या है? न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होता है जो न्यूक्लियर वेपन है उनको पूरी दुनिया से ख़त्म कर देना। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट इज़ द एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, कोई कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल ना करे, ये होता है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। ठीक है, और राइट, इंडिया का क्या रोल है? इंडिया शुरू से ही चाहता है कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट जो है वो हो जाए, मतलब कोई भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ ना करे। इंडिया ऑलवेज बीन अ एडरेंट सपोर्टर ऑफ द मल्टीलेटरल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन एफर्ट। ठीक, और राइट, देखिए, इंडिया अपोजेस टू साइन द ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन विच इट व्यूज एज डिस्क्रिमिनेटरी बिकॉज ऑफ इट्स ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज दैट डिवाइड द वर्ल्ड इनटू न्यूक्लियर हैव्स एंड द न्यूक्लियर हैव नॉट। जिन कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको कहते हैं न्यूक्लियर हैव्स, जिन कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हैं उनको कहते हैं न्यूक्लियर हैव नॉट्स। हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए ये सब करना पड़ता है। पोखरन प्रोजेक्ट के बाद हमने इस तरह के प्रोजेक्ट्स को मना कर दी कि हम न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे, ताकि और कंट्रीज़ को न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करने में मदद मिले। ओके, उसके बाद देखें तो इंडिया हैज़ नॉट साइन द कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी ड्यू टू द फेलियर ऑफ द ट्रीटी टू इंक्लूड अ कमिटमेंट बाय द न्यूक्लियर वेपन स्टेट टू एलिमिनेट न्यूक्लियर वेपन विद इन द टाइम बाउंड फ्रेमवर्क। ओके, ये जो आपकी ट्रीटी थी, ये आपकी वॉलंटरी न्यूक्लियर टेस्ट मॉरेटोरियम थी और 1998 से कायम थी। मॉरेटोरियम होता है जनरल सस्पेंशन,
कुछ देर के लिए चीज़ों को रोक देना, उसको कहते हैं मॉरेटोरियम। और राइट, एक कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट भी हो चुकी है 1979 के अंदर। और राइट, तो ये छोटी सी चीज़ें आपको यहाँ पर देख करके चलनी है। और राइट, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इंडिया हैज़ ऑल्सो अपोज द रिसेंट एनफोर्समेंट ऑफ द ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स TPNW, which India believes is not comprehensive instrument on disarmament and is exclude the verification of nuclear armament। ठीक है, तो इस ट्रीटी के अंदर ये प्रोविज़न नहीं था कि हम कंट्री में जाकर देखेंगे न्यूक्लियर आर्म्स हैं या नहीं हैं, तो ये प्रोविज़न इंडिया ने मना कर दिया कि ये अच्छा प्रोविज़न नहीं है। ओके, अगर हम आगे देखें तो इंडिया इज़ ऑल्सो सपोर्ट ऑफ अ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी यूनिवर्सल एंड वेरीफाइबल फिसाइल मटीरियल कट ऑफ ट्रीटी। इंडिया ने फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी को साइन कर रखा है, जिसमें कि हम यूरेनियम और प्लूटोनियम के ऊपर जो दो मेन कंपोनेंट हैं न्यूक्लियर वेपन बनाने के, उसको यहाँ पर ख़त्म करते हैं कि ये जो मटेरियल है, जो न्यूक्लियर वेपन बनाने में यूज़ होता है, ये मटेरियल भी कट करना है। चैलेंजेस क्या हैं? ओके, न्यूक्लियर वेपन का जो मॉडर्नाइजेशन है वो यहाँ पर होता चला जा रहा है। ठीक है, नई नई जो छोटी तकनीक यहाँ पर आई जा रही हैं, जैसे यूएस ने बनाया है मिनिएचराइज्ड न्यूक। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा न्यूक्लियर वेपन है, इससे हमें ज़्यादा डर और ज़्यादा डर सताता है। रशिया और चाइना ने भी डेवलप किया हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, तो कुछ मॉडर्नाइजेशन देखने को मिल रहा है लगातार। ठीक है, जो बड़ी न्यूक्लियर पावर्स हैं उनके बीच में कंसेंसस नहीं है, सहमति नहीं है, आपसी सहमति उनके बीच में नहीं देखने को मिलती। ओके, जैसे ईरान न्यूक्लियर डील है तो यूएसए उससे अलग हो गया। ग्लोबल परसेप्शन फॉर इंडिया, ओके, फाइंड्स डिस्क्रिपेंसीज इन इंडियाज आइडियोलॉजी एंड इट्स एबिलिटी टू एक्टिवली प्रमोट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। इंडिया जो है वो चाहता है कि आर्मामेंट जो है वो ख़त्म हो, सभी कंट्रीज़ न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म कर दें। तो दुनिया ये सोचती है कि इंडिया इतना सीधा कैसे है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत करती हैं। इंडियाज़ रीजनल सिक्योरिटी डिलेमा, अब इंडिया के पास अपनी रीजनल सिक्योरिटी बचानी है, इंडियन ओशियन है, ठीक है, उधर से पाकिस्तान है, इधर से चाइना है, तो इंडिया को भी अपना ये चीज़ें देखनी है। तो इंडिया कहा जाता है कि इंडिया को भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि युद्ध कभी भी हो सकता है। ठीक है, और राइट, ये कुछ कंक्लूज़न है कि क्या करना चाहिए, तो आप वही लिखिए कि इतने सारे ग्रुप्स हमारे पास हैं, उनकी सहायता से हम यहाँ पर ये वर्क कर सकते हैं। इंडिया विद एन अपॉर्चुनिटी टू आर्टिकुलेट द पर्टिनेंस ऑफ द नॉन प्रोलिफरेशन डिसआर्मामेंट डायलॉग। आगे बात करें तो कुछ और ट्रीटीज़ भी हैं, इन छोटे छोटे ट्रीटीज़ को आप यहाँ पर एक नज़र में देख लीजिएगा, जैसे PTBT 1963 और नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी है, ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन है। तो ये कुछ छोटे छोटे ट्रीटीज़ हैं, इनको आप यहाँ पर नज़र मार लीजिएगा। और राइट, ओके, इसके बाद ओके, तो अभी अभी हमने न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के बारे में सारी चीज़ें समझ ली। अब हम समझते हैं कि इंडिया का जो यूएसए के साथ न्यूक्लियर कोऑपरेशन है उसको यहाँ पर क्या चीज़ें दिखाई दी हैं। तो इंडिया और यूएस ने एक्सटेंड कर दिया है अपना जो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए मेमोरेंडम था, उसको 1 डिकेड के लिए यानी 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इंडिया का जो सिविल न्यूक्लियर एकॉर्ड है वो इसलिए बनाया गया है ताकि इकोनॉमिक, साइंटिफिक और टेक्निकल कोऑपरेशन किया जा सके। देखिए, मिलिट्री ऑपरेशन की बात यहाँ पर नहीं हुई है। ठीक है, तो आप न्यूक्लियर एनर्जी का मिलिट्री ऑपरेशन इंडिया यूएस के तहत नहीं कर सकते। पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, क्योंकि एनर्जी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। इंडिया के ऐसे और भी कंट्रीज़ के साथ जो मेमोरेंडम है वो साइन हो चुके हैं। कुछ कंट्रीज़ का नाम यहाँ पर आपको दिया हुआ है। Okay, the most critical factor that was facilitated this agreement is India's exceptionally clean track record in the area of nuclear non-proliferation। मतलब हम किसी भी यानी जो परमाणु हथियार हैं उनकी मात्रा को नहीं बढ़ाएंगे, इसके ऊपर इंडिया का जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल साफ है। अच्छा, इंडिया और यूएस के बीच अगर न्यूक्लियर कोऑपरेशन की बात करें तो एक एग्रीमेंट है, इसका नाम है 123 एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के तहत इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, और इसको कहते हैं हम इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, ये साइन हुआ था 2008 के अंदर। ठीक है, तो 123 एग्रीमेंट किन कंट्रीज़ के बीच है ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर इस एग्रीमेंट के अंदर इंडिया ने ये कहा कि हम अपना जो सिविल यूज़ है और मिलिट्री यूज़ है न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ का, उसको अलग अलग रखेंगे। मतलब ताकि आपको दिक्कत ना हो जानने में कि एनर्जी का यूज़ कहाँ हो रहा है, क्या सिविलियन यूज़ में हो रहा है या फिर मिलिट्री यूज़ में हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर बात हुई।
इन रिटर्न यूएस ने कहा कि हम जो है फुल न्यूक्लियर ट्रेड यहाँ पर चलाए रखेंगे और उसको नहीं रोकेंगे। टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र है, यूरेनियम सेल है इंडिया के साथ, इन सब चीज़ों को कंटिन्यू रखेंगे। उसके बाद इन लोगों ने साइन किया ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप, स्कूल्स के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में शिक्षा देने के लिए। ठीक है, फिर ऐसे ही और अगर आगे चलते रहें तो इंडिया हैज़ नॉट बॉट अ सिंगल रिएक्टर फ्रॉम अ यूएस ओवर अ डिकेड सिंस द डील वाज साइन। तो इंडिया ने एक भी रिएक्टर यूएसए से अभी तक नहीं मंगाया है। हाउएवर नॉट मच हैज़ बीन एकम्प्लिश्ड इन टर्म ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एज पार्ट ऑफ द डील, क्योंकि हमने बात की है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए और न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हमने अभी तक एक भी रिएक्टर वहाँ से नहीं मंगाया है, हालांकि हमें मंगाना चाहिए था। ओके, पर हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी खुश हैं। ऐसा ही जो मेमोरेंडम है वो इंडिया और फ्रांस के साथ भी है। तो फ्रांस पहला कंट्री था जिसने सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया इंडिया के साथ 2008 में। ठीक है, और द डील ऑल्सो क्रिएटेड द अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू बी द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर। ठीक है, फ्रांस और यूएस का प्रोजेक्ट है, इसके साथ इंडिया भी यहाँ पर शामिल हो गया। उसके बाद न्यूक्लियर कोऑपरेशन इंडिया और फ्रांस के बीच का और ज़्यादा बड़ा हो गया। स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन बिटवीन टू साइड्स, और भी मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें चलती रहीं, बट बेसिकली आपको क्या समझना है, पहली कंट्री थी जिसके साथ इंडिया ने न्यूक्लियर जो मेमोरेंडम है वो साइन किया था। ओके, इंडिया और रशिया का रोल भी देखने को मिलता है। 1988 में रशिया से डील साइन की थी सोवियत यूनियन से न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाने के लिए। 2 न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाने की बात यहाँ पर हुई थी, प्रेशराइज्ड लाइट वाटर रिएक्टर्स 1000 मेगावाट का दोनों। ठीक है, तो 1990 से रशिया जो है एक बहुत बड़ा सप्लायर रहा है न्यूक्लियर फ्यूल टू इंडिया। ठीक है, इंडिया के लिए न्यूक्लियर फ्यूल का बहुत बड़ा सप्लायर रशिया यहाँ पर रहा है। इन 2008 द टू कंट्रीज साइंड एन एग्रीमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द 4 एडिशनल यूनिट ऑफ द कुंडनकलम, जो आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो 4 एडिशनल यूनिट उसकी तैयार करने के लिए साइन भी किया है। ओके, फिर ऐसे ही 2010 में कुछ स्ट्रेटजिक स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप अपनाई गई। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इतनी ज़्यादा याद नहीं रखनी। इंडिया और जापान का भी इसी तरह का कोऑपरेशन है कि पीसफुल यूज़ करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी का, मिलिट्री यूज़ यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, इसी तरह का इंडिया मंगोलिया के बीच है, इंडिया कनाडा के बीच है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच है, इंडिया कजाकिस्तान के बीच है कि न्यूक्लियर फ्यूल की सप्लाई करेगा, इंडिया साउथ कोरिया के बीच है कि न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में मदद करेगा। ठीक है जी, ये चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी समझ करके चलनी। ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप के बारे में पता होना चाहिए। दुनिया का पहला न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप सेंटर है जो कि हरियाणा के अंदर बना है। ठीक है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ओब्वियसली। ठीक है, 5 स्कूलों में इसके अंदर यहाँ पर शिक्षा दी जाएगी रिसर्च से रिलेटेड, और राइट, और बताया जाएगा कि सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज़ हैं। ठीक है, क्या इफ़ेक्ट होते हैं रेडिएशन एक्सपोजर के, प्लोरीफिलेशन रेसिस्टेंस रिएक्टर्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल क्या होती है, नए न्यूक्लियर रिएक्टर किस तरीके से बनाए जाएं। तो ये सब इन स्कूल्स में यहाँ पर शिक्षा दी जाएगी। ओके, ये जो एग्रीमेंट अभी ऊपर पड़े, इनका ऑप्शन क्या है, मतलब इनका एक तरीके से कह सकते हैं सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखो, इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इंडिया को क्लीन एनर्जी चाहिए। क्लीन एनर्जी जो ग्रीन हाउस गैस जैसी हार्मफुल एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ ना करे, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा सोर्स है। ओके, इंडिया लार्जेस्ट रिजर्व रखता है थोरियम का इन द वर्ल्ड। ठीक है, पर इसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि इसको यूज़ कर सके, तो टेक्नोलॉजी का जो यहाँ से इंपोर्ट है वो यहाँ पर किया जा रहा है। आगे देखें तो क्रूशल इन अकॉर्डिंग क्रेडिबिलिटी टू इट्स स्टेटस एज अ रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर। हम दुनिया को ये दिखाने में सक्षम रहे हैं कि हम न्यूक्लियर पावर का सिर्फ सिविलियन यूज़ कर रहे हैं, मिलिट्री यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक, इंडिया राइज हो रहा है ग्लोबल पॉलिटिकल, मतलब जियो पॉलिटिकल स्फीयर में। आपको पता है हम गल्फ़ कंट्रीज़ में भी एक्टिव रहते हैं, फिर चाइना को भी कंट्रोल बहुत बड़ी पावर में कर रहे हैं, इंडियन ओशन भी हमारे अंडर में रहता है, तो हम एक बड़ी पावर हैं। चैलेंजेस क्या हैं, इंडिया सिग्नेटरी नहीं है नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी का, हालांकि ऐसा माना जाता है कि इंडिया साइन ही नहीं कर रहा है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर मानी जाती हैं, क्योंकि हमें फिर उसकी मात्रा न्यूक्लियर जो आपके वेपन्स हैं उनकी मात्रा को कंट्रोल करना पड़ेगा। इशू ऑफ सिविल लायबिलिटी, हमने इनेक्टमेंट किया था सिविल लायबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। ठीक है, फॉलोइंग द 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी, तो उसके अंदर हमें सिविल लायबिलिटी को भी लेकर के चलना है, लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए। प्रोटेस्ट इन द डोमेस्टिक फ्रंट सच एज द डाइवर्जन ऑफ अ वाटर टू द प्लांट्स
एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, लैंड एक्विजिशन, ठीक है। तो एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में इतनी सारी चीज़ें यहाँ ज़ाया होती हैं। आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में भी, लैंड एक्विजिशन का मुद्दा तो है ही, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, उसके नीचे की पूरी ज़मीन खोखली हो जाती है, और साथ में अगर कहीं पर उसके बगल में वाटर बॉडी है तो वो भी पूरी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, और उसमें रहने वाले जीव जंतु भी यहाँ पर मर जाते हैं। तो ये मुद्दा यहाँ पर है। वे फॉरवर्ड क्या है, द प्रायोरिटी शुड बी अकॉर्डेड टू द कंटिन्यूड डेवलपमेंट ऑफ द सेफ मैकेनिज्म फॉर द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी का सेफ तरीके से यूज़ हमारी पहली प्रायोरिटी है। इंडिया मस्ट अंडरटेक अ प्रोएक्टिव रोल इन एस्टेब्लिशिंग और इम्प्रूविंग ग्लोबल मैकेनिज्म्स, ठीक है। स्ट्रिक्ट गाइडलाइन और रेगुलेशन लाई जाए। पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। प्लानिंग स्टेज में जहाँ पर आप फैक्ट्रीज़ वगैरह बनाने की सोच रहे हैं, वहाँ के लोगों से पूछताछ करें, उनका जो राय है वो ज़रूरी हो जाती है। द एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेशनल लायबिलिटी फ्रेमवर्क, ठीक है। तो इंटरनेशनल जो लॉज हैं उनका भी एप्लीकेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ओके अगले आर्टिकल की तरफ चलें तो इंडिया डेवलप कर रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर 100 प्रोजेक्ट 80 मिलियन डॉलर्स के अफ़गानिस्तान के अंदर बनाए जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से न्यूज़ को कवर करते हैं, इसमें हमें डिटेल में नहीं जाना। इस इमेज को देखें तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट भी दी है, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहे हैं। ये कुछ छोटे छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर हैं जो हम बना रहे हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, कनेक्टिविटी, जैसे चाबार पोर्ट से डेवलपमेंट करके सीधे, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग, तो ट्रेनिंग दे रहे हैं उनके जो छात्र हैं उनको, ठीक है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं वहाँ पर। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ खोला है। रोड्स बना रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। हाईवेज़ बना रहे हैं। तो ये सब काम कर रहा है इंडिया अफ़गानिस्तान के अंदर। इंडिया 5th लार्जेस्ट डोनर है अफ़गानिस्तान के अंदर एंड द लार्जेस्ट रीजनल डोनर। एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा इंडिया से जाता है अफ़गानिस्तान को। और राइट, ठीक है। ओके, इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स सेक्टोरल स्प्रेड एंड जियोग्राफिकल रीच, इससे हम दूसरी कंट्रीज़ को ये संदेश देते हैं कि हम टेररिज्म को भी ख़त्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान में भी टेररिज्म यहाँ पर है। और वहाँ पर अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो सीधे सीधे वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा। ओके, पहले इंडिया की एक नैरो सिक्योरिटी सेंटर्ड अप्रोच रहती थी अफ़गानिस्तान की तरफ, कि अफ़गानिस्तान जो है वो एक टेररिज्म कंट्री है, वहाँ पर तालिबान का बहुत बड़ा रोल है, तो हम वहाँ पर कुछ बातचीत भी नहीं करते थे और कोई पैसा भी नहीं भेजते थे। तो इस नैरो अप्रोच से हम यहाँ पर हट चुके हैं। अब हम एक ब्रॉड अप्रोच यहाँ पर अपनाते हैं। तालिबान से अनऑफिशियली भी हम लोग यहाँ बात करना शुरू कर रहे हैं। ओके, इम्पोर्टेंस क्या है ये प्रोजेक्टों का, तो सिंपल सी बात है, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल लिंक, जो कि मुगल्स वगैरह के समय में या फिर जो हमारा एरिया अफ़गानिस्तान तक उस समय लिंक था, उस सब को यहाँ हम रिवाइव करेंगे। डिमांड ड्राइवन स्ट्रेटजी, ओके, मोस्ट इंडियन प्रोजेक्ट्स हैव बीन प्रोवाइडेड बेस्ड द नीड एंड रिक्वेस्ट ऑफ द अफगान गवर्नमेंट, ठीक है। तो बेसिकली जो एक दूसरे कंट्रीज़ के लोग जो कुछ चाहते हैं, जो भी वहाँ पर डिमांड है, उन डिमांडों को पूरा करने में मदद मिलेगी। हम कनेक्टिविटी बना रहे हैं टू द सेंट्रल एशिया, ठीक है, जैसे चाबार पोर्ट के ज़रिए, तो अफ़गानिस्तान उसमें फुल्ली कवर हो जाता है। इम्प्रूविंग अफ़गानिस्तान कनेक्टिविटी, ये सेम बात यहाँ पर है कि अफ़गानिस्तान में ट्रेड और कनेक्टिविटी, रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए लैंड और एयर रूट्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। इम्प्रूविंग सर्विस डिलीवरी, ओके, सर्विस डिलीवरी भी इम्प्रूव हो रही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडिया हैज़ इन्वेस्टेड इन ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ जो वर्क कर रहे हैं, उनको ट्रेन करना भी इंडिया का काम है। सॉफ्ट पावर का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इन्फ्लुएंस करने के लिए। चैलेंजेस क्या हैं, सिक्योरिटी कंसर्न सबसे बड़ा चैलेंज है। तालिबान की अगर हम बात को देखें तो टेररिज्म वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। डिस्टेबलाइजेशन एक तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है। पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है तालिबान को, तो सिंपल फिर से बात यहाँ पर आ जाती है। लैक ऑफ फॉलो अप सपोर्ट, वापस उतना सपोर्ट नहीं मिलता जितना हमें इधर से देना पड़ता है, उतना सपोर्ट उधर की साइड से नहीं दिखता। डिले इन प्रोजेक्ट कंप्लीशन, प्रोजेक्ट जो कंप्लीट होते हैं वो कंप्लीट नहीं पाते, उनमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। मॉनिटरिंग की बहुत ज़्यादा कमी है, जो प्रोजेक्ट हैं वो इनसिक्योर हैं, ठीक है, इनएक्सेसिबल डिस्ट्रिक्ट्स में बनाए गए हैं, कि वहाँ पर बनाना उनको बिल्कुल अच्छा नहीं था, ये कहा जा रहा है, और उनको मॉनिटर करने की भी कमी यहाँ देखी गई है। सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेस, घोस्ट प्रोजेक्ट रिफ्लेक्टेड ओनली ऑन प्लान्स बट नॉट इम्प्लीमेंटेड इन रियलिटी, तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स, इंडिया के प्रोजेक्ट्स को कहा जा रहा है कि अभी तक रियल में आए भी नहीं हैं और सिर्फ कागजों में ही लिखे हुए हैं। उन लोगों की जो नीड है उससे हट के हम यहाँ प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जैसे
द प्राइमरी नीड ऑफ द रेसिडेंट इज़ ड्रिंकिंग वाटर, और हम वहाँ बना रहे हैं स्कूल, तो वहाँ उन्हें ड्रिंकिंग वाटर चाहिए और हम वहाँ स्कूल बना रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें चल रही हैं। बे फॉरवर्ड क्या है? इंडिया नीड्स टू शिफ्ट इट्स फोकस फ्रॉम द एसेट क्रिएशन टू द प्रोग्राम डिलीवरी। ठीक है, हम वहाँ स्कूल हॉस्पिटल ये सब बना रहे हैं, वो सब नहीं बनाने, हमें प्रोग्राम डिलीवरी करने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो वहाँ पर एस्टेब्लिश करें एमएसएमईज़ को, नई इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है, रादर देन फोकस ओनली ऑन द हेल्थ एंड एजुकेशन। तो स्कूल और हॉस्पिटल ना बनाएं, उसके बाद उसकी अलग वो बनाएं जो वहाँ के लोगों की ज़रूरत है, ठीक। एग्रीकल्चर सेक्टर को रिवाइव कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म, ठीक है, डिलीवरी जो है आप कर सकते हैं किन चीज़ों की, हेल्थ सर्विसेज की, जो भी उनकी नीड है। ब्रॉड बेस्ड अप्रोच इन्वॉल्विंग प्लेयर्स अफगानिस्तान इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इंडिया एंड चाइना लॉन्च द प्रोग्राम टू ट्रेन अफगान डिप्लोमेट्स इन चाइनाज एम्बेसडर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं, ओके। सम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इंडिया और भी बना रहा है, जैसे भूटान के अंदर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है। हाइड्रो पावर मैंगदेछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाया जा रहा है भूटान के अंदर इंडिया के द्वारा। बांग्लादेश के अंदर भी 5 तो रेल लिंक ही बना चुके हैं, ठीक है। और भी यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, जैसे रेल लिंक बिटवीन अखाउरा एंड अगरतला, ठीक है। खुलना मंगोला मैत्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट, इस तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मालदीव के साथ ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाया हुआ है। म्यांमार के साथ कलादान मल्टी प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे है। नेपाल में हम बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स यहाँ पर बना रहे हैं, जैसे इंडिया नेपाल इकोनॉमिक पार्टनरशिप प्रोग्राम भी चलाया हुआ है, ठीक है। श्रीलंका के साथ भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। कोलंबो पोर्ट इन द कोलेब्रेशन इन जापान के साथ मिलकर के हम कोलंबो पोर्ट यहाँ पर बना रहे हैं श्रीलंका के अंदर, ओके। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर कवर करनी है। तो अब डिस्कस करते हैं इंडिया नेपाल टाइज़ के बारे में। देखिए, इंडिया नेपाल की जो टाइज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2020 में बहुत ज़्यादा उथल पुथल देखने के लिए मिली और बहुत सारे इश्यूज़ यहाँ पर देखने को मिले, और कार्टोग्राफिक वार भी यहाँ देखने को मिली। तो फॉरेन सेक्रेटरी ने विज़िट की है नेपाल की, और दोनों कंट्रीज़ के बीच का जो बायलैटरल टाइज़ है उनको यहाँ इम्प्रूव करने की बात हुई है। बैकग्राउंड की बात करें तो इंडिया नेपाल ट्रीटी हुई थी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप इन 1950s, फॉर्म द बेडरॉक ऑफ द स्पेशल रिलेशन डेट एग्जिस्ट बिटवीन द इंडिया नेपाल। तो इंडिया नेपाल जो भी कुछ करते हैं वो इस ट्रीटी के आसपास रह करके करते हैं। नेपाली सिटीज़न अवेल करते हैं फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑन पार विद द इंडियन सिटीज़न इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी, ठीक है। तो जो फैसिलिटीज़ एक इंडियन सिटीज़न को मिलनी चाहिए वो फैसिलिटीज़ नेपाली सिटीजन्स को भी मिलती हैं। नियरली 8 मिलियन नेपाली सिटीजन्स लिव एंड वर्क इन इंडिया। तो 8 मिलियन नेपाली सिटीजन्स इंडिया में रह करके यहाँ पर नौकरियाँ करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया प्रोवाइड करता है टू द नेपाल, ओके। अच्छा, अगर हम टाइज देखें कि और क्या करते हैं, तो डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें, 32,000 नेपालीज गोरखा जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं अपनी लड़ाई के लिए, वो इंडियन आर्मी में सर्व करते हैं। इससे अच्छी बात कुछ भी नहीं है। वाटर रिसोर्स कोऑपरेशन की बात करें तो आपको पता है कि नेपाल से होकर के बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, तो वाटर रिसोर्स की वहाँ पर कोई कमी नहीं है। 3 टायर बेस्ड मैकेनिज्म वाज एस्टेब्लिश इन 2008 टू डिस्कस इश्यूज रिलेटिंग टू द कोऑपरेशन इन वाटर रिसोर्सेज। तो 2008 में वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड एक यहाँ पर मैकेनिज़्म बना दिया गया है, जिससे फ्लड मैनेजमेंट किया जाएगा, इनंडेशन की प्रॉब्लम है, एंड हाइड्रो पावर जो है वो किस तरीके से एस्टेब्लिश की जाए दोनों कंट्रीज़ के बीच, उसके बारे में बात होगी। एनर्जी कोऑपरेशन की बात करें तो 1971 से ही इंडिया और नेपाल पावर एक्सचेंज एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। दोनों कंट्रीज टेकिंग एडवांटेज ऑफ ईच अदर्स ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर। हम कहते हैं कि हम आपको इतनी बिजली देंगे और वो कहते हैं कि हम आपको इतनी हाइड्रो पावर दे सकते हैं आपके जो 2022 तक के टारगेट्स हैं उनको पूरा करने के लिए। इस तरह के कोऑपरेशन टाइज देखने को मिलते हैं। इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करें तो इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है ऑफ नेपाल। टोटल बायलेटरल ट्रेड की बात करें तो $8 बिलियन का यहाँ पर लगभग 2018-19 में आपको इकोनॉमिक जो कोऑपरेशन है वो देखने को मिलता है। एजुकेशन की बात करें, इंडिया प्रोवाइड्स अराउंड 3000 स्कॉलरशिप या सीट्स एनुअली टू नेपालीज नेशनली फॉर वेरियस कोर्सेज। तो एजुकेशन के लिए अपने इंस्टीट्यूशंस में इंडिया प्रोवाइड करता है लगभग 3000 सीट्स फॉर नेपालीज ओनली, ठीक है। तो बहुत ही बड़ी एजुकेशन के लिए यहाँ पर इंडिया कर रहा है नेपाल के लिए। कल्चरल टाइज तो बहुत ही ज़्यादा लिंक हैं। कल्चरल लिंक्स बिटवीन इंडिया एंड नेपाल हैव मैनी फैसेट रेंजिंग फ्रॉम रिलीजन, लैंग्वेज है,
और आपके कज़न है, और मूवीज़ हैं, ये सब पार्ट शेयर करते हैं। ज्योग्राफी भी सेम ही है लगभग, इंडिया के आधी इंडिया की ज्योग्राफी सेम है नेपाल की तरह। हिस्ट्री है, कल्चरल हेरिटेज है, ये सब कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं दोनों एक दूसरे के साथ। ओके, अगर हम बात करें कि रिसेंट शिफ्ट देखने को मिली रिलेशन में, से बाउंड्री डिस्प्यूट देखने को मिला, यहाँ पर आपका एक पॉलिटिकल मैप देखने को मिला, नेपाल ने इशू किया था। इंक्लूड करता है डिस्प्यूटेड लिम्पी या दुहरा एंड लिपुलेख एंड काला पानी रीजन्स। उत्तराखंड में जो हैं उनको यहाँ पर नेपाल एक्वायर करने की कोशिश कर रहा था रिसेंट टाइम्स में। चेंजिंग नेचर ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस टाइज for many small and medium Nepalese business, it is now easier to trade with China as the rules have been made it harder to do business with India। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो हमने नेपाल के लिए टाइज मुश्किल कर दिए हैं, अब इतनी आसान नहीं रहेगा ट्रेड करना, तो बेसिकली वो लोग चाइना की तरफ मूव करेंगे। डेस्पाइट ओपन बॉर्डर है, आपको पता है, कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, डिफिकल्टी इन कैश डेवलपमेंट हैव कॉम्प्लिकेटेड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिटवीन द टू कंट्रीज़। हमने रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ा दिए हैं, अब लाइसेंस वगैरह की चेकिंग ये सब वगैरह भी हो सकता है देखने के लिए आपको मिले। तो इससे सीधा ये असर पड़ेगा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर बिटवीन द टू कंट्रीज़। ओके, आइडियोलॉजिकल बेसिस देखें, द कम्युनिस्ट पार्टीज़ इन नेपाल है फेवर्ड चाइना। ऑब्वियस सी बात है, कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं चाइना को फेवर करेंगी क्योंकि चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी है। एंड कंसिस्टेंटली प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंडिया, इंडिया के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट देखने के लिए मिलते हैं। दिस टाइम अराउंड द नेपाली कांग्रेस ऑल्सो फेवर्ड देम। तो नेपाली कांग्रेस ने भी इस समय चाइना का फेवर किया, तो इंडिया के साथ टाइज बिल्कुल ख़राब होते जा रहे हैं। चाइना फैक्टर की बात करें तो चाइना ओपनिंग पोर्ट फैसिलिटीज़ टू नेपाल एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस टू ट्रांस हिमालयन रेलवे। आपको पता है कि नेपाल में ट्रैवल करने के लिए आपको सड़कों की ज़रूरत पड़ेगी, और इतने बड़े बड़े पहाड़ों से सड़कों को काटने के लिए आपको हेल्प की भी ज़रूरत पड़ेगी। वो हेल्प प्रोवाइड करता है चाइना थ्रू देयर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और द रेलवे एक्सेस थ्रू द ट्रांस हिमालयन सिस्टम। ऑलराइट, ओके, बात करें इंडिया एलाइज्ड रोल इन नेपाल इंटरनल पॉलिसीज़, इंडियाज़ इम्प्लिसिट सपोर्ट फॉर द 2015 ब्लॉकेड ऑन द लैंड लॉक्ड कंट्री, एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स हैव बीन रनिंग हाई। तो लगातार एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स का मतलब है कि वो लोग चाइना का फेवर करते हैं और इंडिया के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिलते हैं जगह जगह। ओके, मीजर्स नीडेड टू स्ट्रेंथन रिलेशन, क्या किया जा सकता है? अमेंडमेंट किए जा सकते हैं अपनी ट्रीटी में, हमेशा अमेंडमेंट की हमेशा ज़रूरत होती है, तो वो अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। और द इमिनेंट पर्सनस ग्रुप सेटअप जॉइंटली बाय द टू कंट्रीज रिव्यू कर सकते हैं इन बायलैटरल रिलेशंस को। एड्रेस किया जा सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर नीड ऑफ नेपाल, नेपाल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने एजुकेशन सेक्टर को बढ़ाने की, अपने हाइड्रो पावर सेक्टर को बढ़ाने की, एग्रीकल्चर, टूरिज़्म, तो पूरा नेपाल टूरिज़्म पर ही डिपेंड है माउंट एवरेस्ट की वजह से। इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, इन सब को बढ़ाने के लिए इंडिया को हमारी ज़रूरत पड़ेगी और हम उसमें उनकी मदद कर सकते हैं। इकोनॉमिक कोऑपरेशंस यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। इट होल्ड्स इमेंस सिग्निफिकेंस एंड पोटेंशियल फॉर बोथ द कंट्रीज। देयर इज़ अ नीड टू क्राफ्ट अ न्यू अप्रोच दैट अलाउज ऑर्डिनरी नेपाली सिटीजन टू एक्सेस अपॉर्चुनिटी इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो पहले से ही हम इतनी ज़्यादा एक तो एजुकेशन में सीट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और जॉब्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इंडिया पहले से ही काफ़ी कुछ कर रहा है, इन सब में और कुछ आगे टाइज बढ़ाए जा सकते हैं। ओके, नेपाल नीड्स टू एसाउज इंडियाज़ कंसर्न अबाउट चाइनीज़ एक्टिविटी, ठीक है। इन नेपाल इंडिया नीड्स टू मिनिमाइज इंटरफेरेंस बाई एक्नॉलेजिंग नेपाल्स स्ट्रेटजिक पॉलिटिकल एंड, देखिए इंडिया और चाइना की लड़ाई में नेपाल को अगर ना घसीटें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। नेपाल एक छोटा कंट्री है और उसके साथ रिश्ते अगर सुधारने हैं तो चाइना के साथ लड़ाई में नेपाल को बीच में नहीं लाना होगा। इससे नेपाल को भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। और इलीगल एक्टिविटीज़ को भी नेपाल के साथ हमको मिलकर के रोकना है, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, ब्लैक मनी, बेसिकली टेरर इंट्रूजन, ये सब नेपाल के थ्रू होता है। जिसको भी इंडिया से भागना होता है पहले नेपाल जाता है, फिर नेपाल से कहीं हो, तो इन सब के ऊपर टाइज यहाँ पर देखने होंगे। अच्छा, सार्क में हम काफ़ी सालों से हिस्सा नहीं ले रहे हैं पाकिस्तान की वजह से और काफ़ी चीज़ों की वजह से, उसमें नेपाल भी उससे अलग हो जाता है अगर हम सार्क में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो इसको उभारा जा सकता है, रिवाइवल किया जा सकता है इसका, और फिर एक बिम्स्टेक यहाँ पर आ जाता है, इसके बारे में हम ऊपर पढ़ चुके हैं। द बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल इनिशिएटिव, BBIN इनिशिएटिव, इनके थ्रू यहाँ पर इन सब चीज़ों को सुधारा जा सकता है, टाइज को सुधारा जा सकता है। कंक्लूज़न के तौर पर क्या कहें
कि सेंचुरीज ऑफ सोशल कल्चरल पॉलिटिकल स्ट्रेटजिक एंड इकोनॉमिक टाइज कैन ओनली रिमेन स्ट्रॉन्ग। ये सब टाइज तभी स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं जब, देखो, समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, तो समय के साथ आपको अपनी पॉलिसीज़, अपने जो अंदाज़ है डील करने का वो भी बदलना पड़ेगा, और उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। इंडिया शुड पुट ऑल मेजर बायलेटरल इशूज़ ऑन द टेबल फॉर री नेगोशिएशन। री नेगोशिएशन का मतलब फिर से वही हो गया, चेंजिंग टाइम्स चेंजिंग पॉलिसीज़। ठीक है, जैसे 1950s की ट्रीटी है तो उसको भी चेंज किया जाए, नेपाली सिटीजन्स का अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाए इंडिया में। ठीक, ट्रेड एंड ट्रांसमिट एग्रीमेंट एंड ओपन बॉर्डर एंड वीज़ा फ्री ट्रैवल तो ऑब्वियसली पहले से ही है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं कंक्लूज़न के तौर पर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी आगे इकोनॉमी का सेक्शन फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।